सो हाय एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स जूनियर्स, जहां पर हम देश का भविष्य और फाउंडेशन दोनों बनाते हैं। और आज की पता है गुड न्यूज़ क्या है? आज की गुड न्यूज़ ये है कि आज हमारा साइंस खत्म। न्यू एनसीईआरटी वालों हैप्पी हैप्पी हो जाओ, क्योंकि आज मैं और टोटो आपसे आखिरी बार मिल रहे हैं। तो ज़रा आप हमें देख सकते हो, ठीक है मैम? जब आपको फर्स्ट टाइम देखा था आप थोड़ी लड़की जैसी लगती थी, अभी आपकी स्टाइल थोड़े लड़कों जैसी हो गई है, बट कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे। काम चलाना भी पड़ेगा, बालों का क्या है, बढ़ जाते हैं टोटो, ठीक है। चलो क्या करने वाले हैं आज? अब हमारा लास्ट चैप्टर खत्म करने वाले हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 13, जहां पर हम अपने घर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम अपनी अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि क्यों हमारा प्लैनेट इतना स्पेशल है, क्यों वो हमारे को मतलब ऐसा एनवायरनमेंट देता है कि जिसमें हम आराम से जी सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आवर होम अर्थ अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट से, जो पढ़ाने वाली है आपको ये मोहतरमा, जो कि फर्स्ट डे कुछ ऐसी दिखती थी और अब ऐसी दिखती है, बट कोई बात नहीं। चलो हम कैसे शुरू करते हैं? हम शुरू करते हैं हमेशा प्रॉब एंड पॉन्डर वाले क्वेश्चन से, जिसमें पहला सवाल क्या है? What would Earth look like if there were no life at all? क्या होता अगर अर्थ में कोई जीवन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता? तो क्या होता हमारे अर्थ का हाल? इमेजिन करो कि अर्थ में कोई इंसान नहीं है, कोई टोटो नहीं है, कोई मेरे प्यारे प्यारे डोराज नहीं है, कुछ भी नहीं है, लाइक एनिमल्स नहीं है, प्लांट्स नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, ट्रीज नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है, कुछ ऐसा दिखता अर्थ? बिल्कुल बंजारों जैसा, कुछ भी नहीं है, सब कुछ बंजर पड़ा हुआ है, उस जमीन पर कुछ है ही नहीं, कोई इंसान नहीं है, कुछ भी नहीं है। अर्थ आपको कैसी दिखती? अर्थ आपको कैसी दिखती? अगर जीवन है तो हमको ग्रीन फॉरेस्ट दिखाई देते हैं, लेकिन अगर जीवन नहीं होता तो सिर्फ ड्राई लैंड और रॉक्स दिखाई देते। जीवन है तो हमको बड़े बड़े गहरे गहरे समंदर दिखाई देते हैं, जिसमें हर तरीके की मछलियां होती हैं, बट अभी डेड एम्प्टी ओशंस दिखाई देते हैं। जीवन है तो मैंने कुछ उल्टा बोला, ब्लू ओशियंस फुल ऑफ फिश दिखाई देते हैं। अगर जीवन नहीं होता तो हमको डेड एम्प्टी ओशियंस दिखाई देते। अगर जीवन है तो हमको चिड़िया उड़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन अगर नहीं होता तो आकाश पूरा शांत होता। जीवन है तो हमको फूल दिखाई देते हैं, घास दिखाई देती है, लेकिन अगर जीवन नहीं होता तो कोई कलर नहीं होता, सिर्फ धूल होती। जीवन है तो हवा में ऑक्सीजन है, लेकिन जीवन नहीं होता तो बहुत कम ऑक्सीजन होती। और जीवन है तो हमारे आसपास की जो मिट्टी है वो फुल ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन अगर नहीं होता तो लाइफलेस सैंड हो जाती। यानी कि कितना गंदा होता सब। हम तो होते ही नहीं देखने के लिए, लेकिन इमेजिन करो कि कितना सब कुछ खाली सुनसान, सब कुछ ऐसे ही पड़ा होता, एक अलग ही दुनिया होती। ओके, तो अगर कोई आपसे बोलेगा इमेजिन करो कि जो अर्थ है वो बिना लाइफ के कैसी होगी, तो आप बोलोगे भैया हमने इमेजिन करके देख लिया और हमें कुछ खास अच्छा तो नहीं लगा। अ क्वाइट एम्प्टी प्लैनेट, नो साउंड्स ऑफ बर्ड्स, नो ग्रीनरी, नो मूवमेंट, ओनली माउंटेन्स, वाटर, रॉक्स, डेजर्ट, जस्ट लाइक द मून। लेकिन बस यहाँ पर पानी होता, बाकी तो कुछ खास नहीं होता। अगला सवाल है कि जो लाइफ है वो बहुत लंबे लंबे सालों तक सरवाइव कर गई। हम आज हैं 2026 में हैं, 2026 में हैं, बट यहाँ पर कितने हजारों सालों से लोग बैठे हुए हैं, कितने लाखों सालों से लोग बैठे हुए हैं। लोग नहीं, जानवर भी हैं, डायनासोर्स रहे होंगे, वो सरवाइव नहीं की तो क्या हो गया, आज हम सरवाइव कर रहे हैं। बट ये जो लाइफ है वो सरवाइव कैसे कर रही है बिलियंस ऑफ ईयर से? हाउ इज इट पॉसिबल? तो हम बोलेंगे कि देखो भैया ये बात तो सच है कि अर्थ ने बहुत सारी चीजें फेस करी हैं। हर वक्त वॉल्केनोज का आना, हर वक्त अर्थक्वेक्स का आना, हर वक्त कुछ ना कुछ होते रहता है, नेचुरल डिजास्टर्स का आना, आइस एज यहाँ पर बीच में आया, फ्लड्स का आना, मीटियोर कभी कभी आके गिर जाते हैं, या फिर क्लाइमेट चेंजेस होना। लेकिन इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी हमारी अर्थ जीती रही। स्टिल लाइफ यहाँ पर है, लाइफ कंटिन्यू रही। पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अर्थ के स्पेशल लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस की वजह से। अर्थ के पास एक मैजिक है। अर्थ ये कहती है कि देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी,
मैं तुम्हें सरवाइव करने का पूरा मौका दूंगी, बस तुम सरवाइव कर लो भाई, थोड़ा ढंग से रह लो, इंसान ही रूप में हो। लेकिन अगर बहुत पुराने टाइम से हम देखें तो अर्थ ने स्पेशल लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन से हमको हमेशा प्रोटेक्ट किया है। अर्थ के पास वो सारी चीज है जो जीवन के लिए जरूरी है, जो लाइफ के लिए जरूरी है। क्या अर्थ के पास हवा है? हवा है, पर हवा के अंदर ऑक्सीजन है? बिल्कुल है। क्या अर्थ के पास पानी है? बिल्कुल है। क्या अर्थ के पास सनलाइट है? बिल्कुल है। क्या अर्थ के पास अच्छा खासा टेम्परेचर है? तो बिल्कुल है। अर्थ के पास मिट्टी और न्यूट्रिएंट्स है? बिल्कुल है। और क्या अर्थ हमको हार्मफुल रेस से बचाती है? बिल्कुल बचाती है। डिजास्टर्स के बाद भी अर्थ ने हर चीज को अडेप्ट किया। उसके पास इतनी सारी दिक्कतें आई, इतनी सारी परेशानी आई, पर वो हमेशा डटी रही और सब सरवाइव करती रही, आगे बढ़ती रही। जनरेशन बाय जनरेशन लोग आते रहे, एनिमल्स आते रहे, और इसी को हम क्या कहते हैं? सर्वाइवल एंड अडेप्टेशन। और अडेप्टेशन मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 में भी पढ़ाया था। ओके, चलिए। तो अगर कोई आपसे बोलेगा कि भैया हमको ये बता दो सर्वाइवल और अडेप्टेशन क्या होता है, जो लिविंग थिंग्स रहती हैं, मैं हो गए, मेरे डोराज हो गए प्यारे प्यारे, वो हमेशा जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए चेंजेस को अडेप्ट कर लेते हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है भैया, अगर मुझे सरवाइव करना है तो इन चीजों को मानना पड़ेगा और इनका सोल्यूशन खोज के अब जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए डायनासोर्स मर गए, लेकिन मैमल्स ग्रू हो गए, बढ़ गए, और उसके बाद ह्यूमंस आ गए। ऐसा नहीं है कि डायनासोर्स खत्म हो गए तो अब कुछ नहीं होगा। डायनासोर्स खत्म हो गए, लेकिन फिर मैमल्स आ गए, फिर ह्यूमंस आ गए। लाइफ तो है, भले अलग फॉर्म में है, डायनासोर्स आज नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन लाइफ चलती जा रही है, क्योंकि अर्थ उसको जितना हो सकता है उतना सपोर्ट देती जा रही है, करती जा रही है। मैंने कहा था आपसे चैप्टर 12 में कि अर्थ हमारी माँ जैसी है ना। वो हमको नर्चर करती है, प्यार करती है, डायरेक्टली नहीं करती है, सर पे हाथ नहीं फेरती है, बट स्टिल वो आपके लिए बहुत कुछ करती है, इसलिए हमें उसका सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, चलिए। अब यार ये तो बड़ा वियर्ड सा क्वेश्चन है कि भाई कुत्ते अंडे क्यों नहीं देते हैं। सोचने वाली बात तो है, क्यूरियस होने को बोला था तो काहे हम क्यूरियस ना हो, कुत्ते अंडे काहे देते हैं और जो हैंस रहती हैं वो बच्चे क्यों नहीं पैदा करती हैं। बड़ा वियर्ड सा सवाल है। देखो एक बात समझो, हर जानवर का अपना अपना तरीका होता है रिप्रोड्यूस करने का, जिसमें से दो तरीके होते हैं। एक होते हैं अंडे देने वाले जानवर और एक होते हैं बर्थ एनिमल्स। जो अंडे देने वाले जानवर होते हैं वो होते हैं बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड फिश। लेकिन जो बच्चे देने वाले जानवर होते हैं वो मैमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, काउज होती हैं। अगर एग लेइंग एनिमल्स की बात करी जाए, इनका जो बच्चा होता है वो इनकी बॉडी के बाहर बड़ा होता है। लेकिन अगर मैं बर्थ एनिमल्स की बात कर रही हूं तो यहां पर जो बच्चा होता है वो मां की बॉडी के अंदर बड़ा होता है। इतना तो हमको जनरल नॉलेज पता है। अगर मैं एग लेइंग एनिमल्स की बात करूं तो हैन क्या करती है, मुर्गी क्या देती है, मुर्गी अंडे देती है। और एग्जाम्पल में डॉग क्या देते हैं, डॉग पप्पीज को जन्म देते हैं, वो कभी अंडा नहीं देते हैं। ये गलतफहमी मत पालना, ठीक है। चलिए, लेकिन ऐसा क्यों होता है? देखो हमारी दुनिया में ना, हमारी अर्थ में बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से इवोल्यूशन हुआ है। बॉडी स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन काफी ज्यादा मैटर करता है। देखो बर्ड्स की क्या होती है, हल्की सी बॉडी होती है, हल्की सी बॉडी होती है, बेचारी उड़ने के लिए ऊपर जाती हैं। अब मान लो वो प्रेग्नेंट हो तो पेट में बच्चा कैरी करके तो कोई नहीं उड़ सकता ना, इसीलिए क्या हुआ, एग्स ले करके उड़ना ज्यादा इजी रहता है। लेकिन मैमल्स तो अपने बच्चे को सेफ रख सकते हैं ना अपनी बॉडी के अंदर, तो यहाँ पर जन्म देना सही होता है। इसीलिए इसीलिए जो हैंस रहती हैं वो डॉग्स की तरह जन्म नहीं देती, और जो डॉग्स रहते हैं वो हैंस की तरह अंडे नहीं देती। नेचर ने सबको अलग अलग तरीके से, उनके काम के हिसाब से अलग अलग तरीके से डिफरेंटली डिजाइन किया है। ओके, चलिए अगला सवाल। अगर कोई स्पेसशिप है हमारे पास, कोई जादू वाली स्पेसशिप है जो कि मिट्टी और पानी को मार्स पे लेके जाए, तो क्या हम वहां पर प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं? कितना प्यारा सवाल है। क्या हम एक्चुअली वहां पर प्लांट्स ग्रो करते हैं? इसका जवाब ये है, देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए? बहुत जनरल सवाल है। मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और एयर प्रेशर चाहिए। ओके, लेकिन मार्स के पास एक प्रॉब्लम है। मार्स के पास प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज्यादा ठंडा है,
वहां पर हवा की मात्रा अर्थ के कंपैरिजन में काफी कम है, वहां पर ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर नहीं है और वहां पर आपको रेडिएशन से प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो भैया तुम इतना बड़ा स्पेसशिप, इतना सारा पैसा खर्च करके मिट्टी और पानी लेके भले पहुंच जाओगे मंगल ग्रह पे, लेकिन प्लांट्स वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे नेचुरली। फिर तुम्हें वहां पर और कुछ साइंटिफिक तरीके अपनाने पड़ेंगे, बट नेचुरली कुछ नहीं हो पाएगा, फालतू में इतनी मेहनत लगानी पड़ेगी। सो बेसिकली maybe in special greenhouse controlled by humans plants might grow, but Mars is not naturally ready like Earth। सिंपल सी भाषा में बोले तो भैया तुम कुछ आर्टिफिशियल करके कोशिश कर लो ग्रो करने के लिए, लेकिन जैसे अर्थ में प्लांट्स उग जाते हैं ना, प्यार से पनप जाते हैं, उस तरीके से मार्स में ये चीज पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ओके चलिए, अब एक बात बताओ, अर्थ इतना स्पेशल क्यों है? आप क्यों बार बार पिछले चैप्टर से अर्थ पे इतना फोकस कर रहे हो? अर्थ हमारी मम्मी जैसी होती है, अर्थ हमको इतना नर्चर करती है। व्हाई इज अर्थ सो स्पेशल? हम क्यों माने अर्थ स्पेशल है? हमारे मन में नहीं है भैया ग्रेटिट्यूड, हमको क्या फर्क पड़ता है स्पेशल हो नहीं हो। देखो भैया देखो, अगर आपको लगता है अर्थ क्या ही है, वो तो सिंपल एक प्लैनेट है, तो बेटा प्लैनेट तो बाकी के भी है ना, बाकी के भी है ना, हम वहां पे क्यों नहीं जी रहे? अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको लाइफ देता है, कुछ तो स्पेशल है ना। इसका मतलब ये लिविंग बीइंग्स को सपोर्ट करता है, हमारा घर वाला प्लैनेट है, हमारा होम प्लैनेट है। और अर्थ क्या करता है? सन के चक्कर लगाता है बाकी सारे प्लैनेट्स की तरह, लेकिन वो अलग इसलिए है मेरे डोराज, क्योंकि उसके पास जीवन है, इट हैज लाइफ। इसके पास पानी है, इट हैज वाटर। इसके पास हवा है, इट हैज एयर। और इसके पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर सबके पास होता है ना ना ना, इसके पास परफेक्ट टेम्परेचर है। तो हमारे पास ये सारे रीजंस हैं। ओके चलिए, अब अर्थ के पास ना बहुत सारे लैंडस्केप्स हैं, फुल ऑफ वैरायटी है भैया। हमारे पास बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत गहरे गहरे ओशियंस हैं, हॉट डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तान है, ग्रीन फॉरेस्ट है, रिवर्स और प्लेन्स है। इसीलिए तो अर्थ इतनी सुंदर लगती है, इतनी अलाइव दिखती है, इतनी वंडरफुल दिखती है कि मजा आ जाता है देख के, यार कितना खूबसूरत प्लैनेट है हमारा। ओके चलिए, आपको पता है अर्थ के ना सैटेलाइट पिक्चर्स ले जाती है, ओके जो साइंटिस्ट रहते हैं नासा के, इसरो के, उसके पिक्चर्स लेते हैं। पर जो आप तक जो इमेजेस पहुंचती है ना, वो रियल इमेजेस नहीं होती हैं, वो फॉल्स पिक्चर्स कहा जाता है। उनको समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो, हमको पता है कि आज हम स्पेस से अर्थ को देख सकते हैं, और इसरो के पास एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो अर्थ को निहारता रहता है ऊपर जाके कि भैया खूबसूरत है, भैया बड़ा सुंदर सा प्लैनेट है। अब वो क्या करते हैं, वो एक बड़ी सी इमेज के लेते हैं जिसमें ऑलमोस्ट 3000 स्मॉलर इमेजेस को मिला के बनाया जाता है। मतलब मान लो आपने देखा है पजल्स रहती हैं, वो 3000 छोटी 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 इमेजेस को मिला के एक बड़ी सी इमेज बनाई जाती है। और मोज़ाइक का मतलब होता है कि भैया स्मॉल पीसेस जोड़ के आपको एक बड़ी पिक्चर दिखाई जाती है, जिसको हम फॉल्स कलर इमेजेस बोलते हैं। देखो, सैटेलाइट वाली जो पिक्चर्स रहती हैं वो बहुत सुंदर होती हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगती है, बट साइंटिस्ट ना स्पेशल कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, रियल कलर्स का इस्तेमाल नहीं करते, और उनको हम फॉल्स कलर इमेजेस कहते हैं। बेसिकली जो कलर्स रहते हैं वो हमको इंफॉर्मेशन दिखाने में काफ़ी हेल्प देते हैं। प्लांट कवर कितना है उसको हरा हरा कर देंगे, ओशन ऑर्गेनिजम्स दिखा देंगे, टेम्परेचर आपको बता देंगे, विंड की डायरेक्शन बता देंगे, ऑयल स्पिल जो पानी में होता है वो आपको बता देंगे। साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट ने क्या किया कि मान लो कोई पिक्चर उन्होंने क्लिक करी और उन्होंने क्या किया, जैसे आपको दिखा दिया, पर आपको उस टाइम पे समझ में नहीं आएगा कि है ये अर्थ ऐसा दिखता है, ताकि नॉर्मल इंसान उसको आसानी से समझ पाए, तो उसको थोड़ा वो कलरफुल कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स कलर इमेजेस बोलते हैं। फाइन चलिए, तो अगर अब आपसे कोई बोलेगा कि वाई अर्थ इज द परफेक्ट होम फॉर लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप उसको प्लीज प्लीज ये वाला आंसर करना जो यहाँ पर मेंशन है। अर्थ हैज यूनिक कंडीशंस, यहाँ पर पानी है पर लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ पर हमको एटमॉस्फेयर मिलता है, यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया है, सुटेबल क्लाइमेट है, और यहाँ पर हमको मैग्नेटिक प्रोटेक्शन मिलता है। जे का होता है, जे तो बड़ा नया टर्म आ गया, ये हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। उसके
इसके अलावा इसकी सन से दूरी एकदम सही डिस्टेंस पे है, इसीलिए अर्थ इज स्पेशल इन द यूनिवर्स। आप ये आंसर लिखकर आओगे। तो अभी तक हमने जो जो पढ़ा हम जल्दी से रिवाइज करेंगे। अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट विथ लाइफ, मतलब हो सकता है कहीं और भी लाइफ हो, पर अभी तक जितना हम इंसानों को पता है तो अर्थ ही है। लाइफ सर्वाइव्स बिकॉज अर्थ प्रोवाइड्स एयर, वाटर एंड प्रोटेक्शन। बर्ड अंडे देती है, मैमल्स जन्म देते हैं, बर्थ देते हैं। मार्स है वो प्लांट्स को ऑटोमेटिकली मतलब या फिर मैं कहूँ नेचुरली सपोर्ट नहीं कर सकता, आपको अलग से एफर्ट लगानी पड़ेंगे। सैटेलाइट्स हेल्प अस ऑब्जर्व अर्थ यूजिंग फॉल्स कलर्स। इतना अभी तक हमने पढ़ा था, ठीक है। अब वो आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। What would Earth look like without life? तो आप क्या बोलोगे? Earth would be a silent planet with no greenery, no animals, only rocks, oceans and deserts. Why is Earth called a life-sustaining planet? Because it provides water, air, sunlight and suitable temperature for living beings. Why do hens lay eggs but dogs give birth? मैंने बताया था because hens birds होती हैं तो वो egg laying होती हैं और dogs mammals होते हैं तो वो birth देते हैं। Can plants grow on Mars naturally? तो आप बोलोगे ना वो तो possible नहीं है because Mars is too cold and lacks air and suitable atmosphere. Fine? चलिए अब फिर से वही सवाल, Why is Earth a unique planet? ऐसा क्या है कि आपने पूरा एक चैप्टर डाल दिया ये बोल के कि भैया जो अर्थ होता है वो एक यूनिक प्लैनेट है। देयर आर बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स, लेकिन अर्थ इकलौता प्लैनेट है जिसको हम जानते हैं जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है पर साथ ही साथ बढ़ती भी है, ग्रो भी करती है, सर्वाइव भी करती है और हैप्पीली बहुत सारे फॉर्म में रहती भी है। तो अर्थ सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, अर्थ एक एक्चुअली लाइफ होम प्लैनेट है, ऐसा घर है हमारा जहां पर हम आराम से जिंदा होके खुशहाल होके अपना जीवन बिता सकते हैं। अर्थ द ओनली नोन लिविंग प्लैनेट। तो आप वापस से मेरे साथ रिवाइज करो। अर्थ के पास प्लांट्स है, अर्थ के पास एनिमल्स है, अर्थ के पास ह्यूमंस है, अर्थ के पास ओशियंस फुल ऑफ लाइफ है, टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। चैप्टर नंबर 2 अगर याद हो तो वहां पर हमने पढ़ा था और ऐसा कोई दूसरा प्लैनेट अभी तक तो कंफर्म नहीं किया है, इसीलिए हमारा अर्थ यूनिक है। ये चीज हम हमेशा याद रखेंगे। चलिए, so where does life actually exist on earth? ठीक है, अर्थ में लाइफ होती है, हमको समझ में आ गया, बट एक्चुअली में जो ये लाइफ है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, मतलब अर्थ के किस पार्ट में एग्जिस्ट करती है, कहना क्या चाह रहे हो समझो। ये हमारा पूरा अर्थ है, ओके। सवाल ये है कि पूरे अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो आप बोलोगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो लाइफ है वो अर्थ के आउटर लेयर में एग्जिस्ट करती है, जिसको शायद हम प्यार से क्रस्ट बोल देते हैं, ओके। तो आप हमेशा याद रखोगे अर्थ के आउटर लेयर में लाइफ एग्जिस्ट करती है, अंदर नहीं है। तुमको लग रहा है कि अंदर एग्जिस्ट करती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ आपको माउंटेन्स में मिल जाएगी, रिवर्स में मिल जाएगी, फॉरेस्ट में मिल जाएगी, ओशियंस में मिल जाएगी, लैंड सरफेस पे मिल जाएगी, सरफेस के पास जो हवा है वहां पर मिल जाएगी, लेकिन ये पूरा जो लाइफ है वो सरफेस जोन तक ही लिमिटेड है। ये चीज आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं अर्थ के क्रस्ट की। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, जो ये आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर है, याद रखना, कीवर्ड्स पकड़ना। आंसर कोई बोलेगा कोई लिखने को तो बोलोगे क्रस्ट क्या होता है, क्रस्ट आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर बोलना। सॉलिड लेयर क्या होता है, सॉलिड लेयर होता है। द क्रस्ट इज वेयर ऑल लाइफ एग्जिस्ट, ये आप उसको बताओगे। लेकिन जो अर्थ का साइज है उसके कंपैरिजन में जो क्रस्ट है वो काफी ज्यादा थिन होता है। अगर मान लो
जो अर्थ है वो एक एप्पल की तरह होता है। जो एप्पल का छिलका होता है ना, जो हम पील करते हैं, वो उसका क्रस्ट वाला पार्ट आप इमेजिन कर सकते हो। यानी कि अर्थ तो काफी बड़ा है, लेकिन जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है काफी थिन लेयर पे, और ये लेयर काफी ज्यादा डेलिकेट होती है, काफी ज्यादा प्रेशियस होती है, काफी ज्यादा कीमती होती है। यानी कि अगर ये अर्थ है तो सिर्फ इतनी जगह आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती है, बाकी नीचे लाइफ कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, चलिए अब आप इसको देखिए। आप बिल्कुल इमेजिन करिए द अर्थ क्रस्ट लाइफ लेयर। अर्थ पार्ट की बात करी जाए, अगर मैं होल पार्ट की बात करूं तो वो होल एप्पल के बराबर समझो। अब जो क्रस्ट है, क्रस्ट क्या होता है? लाइफ। जहां पर लाइफ है, आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर है, वो आप थिन एप्पल को पील करना समझ लो कि आपने मान लो एप्पल का ये छिलका निकाल लिया है अलग से, इतना आपका क्रस्ट है। लाइफ सिर्फ यहां पर एग्जिस्ट करती है, सिर्फ सेब का जो हल्का सा छिलका हमने पील किया है, छीला है, वहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसको आप कंपैरिजन से समझ सकते हो। यानी कि अर्थ का जो बहुत एक्सट्रीम थिन लेयर है, वहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसीलिए अर्थ काफी स्पेशल है और काफी ज्यादा फ्रेजाइल है। ओके, चलिए अब एक बात बताओ, इतनी सी जगह पिद्दू सी जगह पे आपने लाइफ एग्जिस्ट करवा दी, लेकिन ऐसी क्या चीजें हैं ये जो लेयर को इतना सपोर्टिव बना देते हैं? तो आप बोलोगे कि इस सरफेस में वो सारी चीजें हैं जो किसी इंसान को, किसी जानवर को, किसी पौधे को, किसी भी बायोटिक कंपोनेंट को या फिर बायोटिक कंपोनेंट को जीने में मदद करती है। क्या क्या होता है? हवा है, पानी है, सॉइल है, सुटेबल टेम्परेचर है, ग्रेविटी है, प्रोटेक्शन है। अगर ये सब नहीं होता तो शायद लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाती, शायद क्या एक्चुअली में बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाती। तो ये आपको टेबल याद रखनी लेनी है। मैं साइड हो रही हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये सारे फीचर्स हैं अर्थ के, समझो। यहां पर मैंने इंटरेस्टिंग फीचर लिखे हैं और यहां पर वो स्पेशल क्यों है ये भी आपको बताया है। द एयर वी ब्रीथ डज नॉट फ्लाई इनटू स्पेस। अर्थ का इंटरेस्टिंग फीचर है, हम जिस हवा में सांस लेते हैं ना, वो स्पेस में जाके उड़ नहीं जाती है। बट ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटी है जो कि एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखती है अपने पास। आया इतना समझ में? ठीक है, अगला देखें। चलो, हम ग्राउंड पे सेफली खड़े हो सकते हैं, पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ग्रेविटी हमको अर्थ की तरफ खींचती है, ना कि बाहर की तरफ ढकेलती है। अगला है, हमारे पास लिक्विड वाटर है अर्थ पे। वाटर सारे लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्थ के पास राइट टेम्परेचर है, ना वो वीनस की तरह ज्यादा गर्म है, ना वो मार्स की तरह ज्यादा ठंडा है। जो सॉइल है वो क्रॉप्स को ग्रो करने में मदद करती है। सॉइल में मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसीलिए करती है। अर्थ के पास ऑक्सीजन है सांस लेने के लिए। एनिमल्स और ह्यूमंस को ऑक्सीजन की काफी जरूरत होती है। अर्थ के पास प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर है, वो अर्थ को बचा रहा है, वो हार्मफुल रेज को ब्लॉक कर देता है जो सन से आती है। अर्थ के पास फॉरेस्ट है, रिवर है, ओशियंस है। तो उसमें स्पेशल होने वाली क्या बात है? ऐसा क्या है? क्योंकि ये हम लिविंग बींग्स के लिए एक घर क्रिएट करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। ये इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ अर्थ है और वो स्पेशल क्यों है ये इधर ये बता रहा है। ठीक है, चलिए। तो अब आपसे कोई भी बोलेगा इतना कुछ पढ़ने के बाद कि अर्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होती है, तो बहुत केयरफुली सारे डायमेंशंस को कवर करके तुमने आंसर देना है। डोराज क्या बोलोगे? क्योंकि अर्थ हमको एयर प्रोवाइड कराती है, हम ऑक्सीजन लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? हवा से लेते हैं। अगर हवा नहीं रहेगी तो ह्यूमंस मिनट्स के लिए भी नहीं रह पाएंगे, इनफैक्ट सेकंड्स के लिए भी नहीं जी पाएंगे। अर्थ हमको पानी देती है, हम पानी पीते हैं। प्लांट्स को पानी चाहिए ग्रो करने के लिए, और ये पूरा जो जीवन है वो पानी पर ही डिपेंड करता है। अर्थ हमको मिट्टी देती है, सॉइल प्रोवाइड करती है। क्रॉप्स क्या करती हैं? सॉइल में तो उगती हैं। फूड कहाँ आता है? सॉइल से ही तो आता है, सॉइल बेस्ड फार्मिंग से ही तो आता है। वीट, राइस, जितने भी वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, कहाँ से आ रहे हैं? यहीं से तो आ रहे हैं। ओके, चलिए। अर्थ हमको बहुत सारे मटेरियल्स भी देते हैं, जैसे कि रॉक्स,
बिल्डिंग्स बनाने के लिए। टिम्बर, वुड की बात कही जा रही है जो हमें ट्रीज से मिलता है। मिनरल्स, आयरन हो गया, कोल हो गया, ये सब हमको कौन दे रहा है? अर्थ ही तो दे रहा है। और हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? घरों को बनाने के लिए, रोड्स को बनाने के लिए, ब्रिजेस को बनाने के लिए और स्कूल्स को बनाने के लिए। ओके, चलिए। तो अर्थ डज नॉट ओनली अलाउ लाइफ। ऐसा नहीं है जैसे मान लो मैंने तुम्हें घर पे बुलाया और बिठा दिया, बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम घर पे क्या कर रहे हो, तुम पड़े रहो, भूखे रहो, जो तुम्हें करना है करो, फिर क्या मतलब है? कैसे मेहमान हुए तुम मेरे? मैं तो खराब हुई ना। पर अर्थ ये बोलती है कि देखो, मैं लाइफ एग्जिस्ट करके दे रही हूँ, पर साथ ही साथ मैं तुमको वो सारी चीजें भी दूंगी जिससे तुम हैप्पीली सरवाइव कर पाओगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अर्थ क्या करती है? अर्थ सिर्फ लाइफ अलाउ नहीं करती है, उसको सस्टेन भी करती है। अर्थ आपकी लाइफ को कंटिन्यू करने में काफी मदद करती है। इसीलिए बिलियंस ऑफ ईयर से सारी चीजें आज तक कंटिन्यू चलती हुई आ रही हैं, चाहे वो डायनासोर्स हो, चाहे वो हम हो, बट हम सरवाइव कर रहे हैं, भले ही अलग अलग फॉर्म में कर रहे हैं। ओके, चलिए, क्या पढ़ा हमने अभी तक? अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट विथ लाइफ। लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन अ थिन क्रस्ट लेयर। क्रस्ट इज लाइक द स्किन ऑफ एन एप्पल। अर्थ प्रोवाइड करती है एयर, वाटर, सॉइल एंड मटेरियल्स। ग्रेविटी होल्ड्स एयर एंड लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ। अर्थ सस्टेन्स लाइफ, नॉट जस्ट सपोर्ट्स इट। ओके, चलिए, तो क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं? वेरी शॉर्ट अभी देखते हैं, बाकी शॉर्ट हम बहुत जल्दी एमसीक्यूज यानी कि मैराथन के टाइम पर देखेंगे, जहां पर हम एमसीक्यूज भी देखेंगे, जहां पर हम लॉन्ग आंसर्स भी देखेंगे। ठीक है, चलिए। So why is Earth called a unique planet? Because Earth is the only known planet where life exists and thrives due to air, water, suitable temperature and gravity. Where does life exist on Earth? Life exists only on a thin outer layer of Earth called the crust. याद रखना, आपको अगर कोई बोलेगा एप्पल स्किन एग्जाम्पल क्या था, तो आप क्या बोलोगे? इफ अर्थ वर एन एप्पल, द क्रस्ट वेयर लाइफ एग्जिस्ट वुड बी एज थिन एज द एप्पल्स स्किन, शोइंग लाइफ इज लिमिटेड टू अ टाइनी लेयर। आपको कोई से भी 4 फीचर्स लिखने हैं जो अर्थ को स्पेशल बनाते हैं, तो आप बोलोगे यहां पर जो हवा है वो स्पेस में जाके उड़ नहीं जाती है, ग्रेविटी हमको ग्राउंड पे होल्ड करके रखती है, यहां पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करता है एंड सॉइल सपोर्ट करता है प्लांट के ग्रोथ को। ये चीजें आपने खूब अच्छे से याद रखनी है। चलिए, अब हम चलते हैं सोलार सिस्टम की तरफ, जहां पर हमको हमारे 8 प्लैनेट्स को बहुत अच्छे से ध्यानना है और बहुत अच्छे से समझना है। पहली बात तो ये कि हमको ये बता दो कि भैया सोलार सिस्टम होता क्या है। हम पहली बार पढ़ रहे हैं, हमको नहीं पता है। सोलार सिस्टम एक भरा पूरा परिवार है और उसका जो सरदार है वो कौन है? उस परिवार के जो सरदार हैं वो है हमारे सूरज दादा। ओके, तो कौन हो गए? वो हेड ऑफ द फैमिली है, जिनको हम अंग्रेजी में SUN भी कहते हैं। और जो बाकी के जो प्लैनेट्स हैं ना, वो उनके बच्चे जैसे हैं, जिनके आसपास गोल 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 घूमते रहते हैं। यानी कि जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड गोल 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 घूमते रहते हैं। बेसिकली अगर ये सूरज दादा हैं जो उस परिवार के सरदार हैं, तो बाकी के प्लैनेट्स क्या करते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर पाथ में उनके आसपास गोल 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 अपने अपने ऑर्बिट बना के घूमते रहते हैं। जैसे हम होते हैं ना, अपने पेरेंट्स के आगे पीछे गोल गोल घूमते रहते हैं, वैसे ये भी क्या करते हैं? सन के आसपास गोल गोल घूमते रहते हैं। ठीक है, चलिए, अब आपसे बोलेंगे कि ठीक है बेटा, परिवार में बताओ कितने बच्चे हैं उनके, तो आप बोलोगे उनके ना 8 बच्चे हैं। और अगर मैं शुरुआत करूं कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो बोलोगे सबसे बड़ा है मर्क्यूरी। अब यहाँ पर आपको बड़े से याद नहीं करना है, गलत तरीका हो गया। आप ऐसे याद करोगे कि जो दादा के सबसे करीब कौन सा है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, और आप ऐसे याद करोगे कि पहले होता है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। ओके, दूसरा होता है वीनस। मेरे साथ बोलो, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ। ये है हमारा प्यारा प्लैनेट जिसकी आप इतने घंटे से तारीफ करे जा रहे हो, तो इसको तो हाईलाइट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े। ओके,
फिर यहाँ पर आता है मार्स। पहले अपन ये वाले चार याद करें, पहले सिर्फ इतना चार याद करें, चलो इतने चार याद करते हैं। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। बोलो, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, हुआ याद? हुआ याद। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये चार याद कर लिए, अब आगे के चार याद करते हैं। यहां से शुरू होता है हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट, दैट इज जुपिटर। जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, शनि भगवान, शनि ग्रह। ओके, फिर आता है यूरेनस, यूरेनस। ओके, और फिर आ जाता है नेपच्यून। ओके, चलो बोलो मेरे साथ, SJUN, सैटर्न, नहीं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, याद हुआ? चलो शुरू करते हैं। पहला है मर्क्यूरी, दूसरा है वीनस, तीसरी वो जगह है जहां पर हम रहते हैं, चौथा है मार्स। फिर बाकी के चार थोड़े बड़े बड़े हैं। आ जाता है जुपिटर, फिर आता है सैटर्न, फिर आता है यूरेनस, देन आता है नेपच्यून। ठीक है ना? ऐसे आपने याद रखना है। ओके, चलिए अब देखो, हमने 8 याद करी। अब ना वो 8 में भी ना दो तरीके के आपको प्लैनेट्स दिखाई देते हैं। प्लैनेट्स दो तरीके के होते हैं। पहला होता है पत्थरों वाला प्लैनेट, जिसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ये थोड़े छोटे होते हैं, इनका सरफेस हार्ड होता है और ये रॉक्स और मेटल्स के बने रहते हैं। और ये वही चार प्लैनेट जो हमने सबसे शुरू में याद किए थे। कौन कौन से थे याद करो? मर्क्यूरी था, वीनस था, अर्थ था, मार्स था। मर्क्यूरी था, वीनस था, अर्थ था, मार्स था। ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं गैशियस, जो गैस के बने हुए प्लैनेट्स होते हैं, जायंट प्लैनेट्स होते हैं। ये काफी बड़े होते हैं, बड़े हैं यानी कि गैसेस के बने होते हैं। उसके अलावा ये इनके पास कोई भी सॉलिड ग्राउंड नहीं होता है अर्थ की तरह। और ये वही चार प्लैनेट है जो हमने याद करे थे बाद में, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये चार आपको याद होनी चाहिए, कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है, चलिए अब कंपैरिजन टेबल है। अगर वो बाय चांस आपसे पूछ ले कि भैया रॉकी प्लैनेट्स और गैस जायंट्स में क्या डिफरेंस होगा, तुम बता दोगे ये छोटे होते हैं, गैस के हैं तो काफी बड़े होते हैं, सॉलिड या रॉकी होते हैं, ये मोस्टली गैस के बने होते हैं। एग्जाम्पल में अर्थ और मार्स डाल दोगे, जुपिटर और सैटर्न डाल दोगे। थिन होते हैं, मॉडरेट एटमॉस्फेयर होता है इनका, और ये काफी ज्यादा इनका थिक एटमॉस्फेयर होता है। और कोशिश करना कि सन बना के आप कुछ ऐसे भी कर दो कि भैया उनकी लाइन से पोजीशन भी डिफाइन कर दो, तो सामने वाला और खुश हो जाएगा। और मेंशन कर देना मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, चलिए अब देखो, जो सन से डिस्टेंस है, सारे प्लैनेट्स की सन से डिस्टेंस क्यों मैटर करती? क्या है ऐसा कि कोई प्लैनेट दूर है, कोई प्लैनेट पास है, क्या ही फर्क पड़ता है? बट कभी सोचा है कि हमारा अर्थ इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। सारे जो प्लैनेट्स रहते हैं उनको हीट कहाँ से मिलती है? सोचो जरा, हीट कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। सन गर्म होता है, ठीक है, हम समझ गए। तो जो भी प्लैनेट सन के पास रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना कि वो गर्म होंगे। ओके, और जो प्लैनेट्स उससे दूर रहेंगे, मान लो कोई यहां पर है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कोल्ड रहेगा, ठंडा रहेगा। एग्जाम्पल, मर्क्यूरी पास में है तो वो हॉट रहता है, नेपच्यून काफी दूर है तो वो क्या होता है? वेरी वेरी कोल्ड। लेकिन यहां पर एक बड़ा सरप्राइज निकल कर आता है कि कोई अगर आपसे ये कहे ना कि सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो तुम लॉजिक लगा के तो यही बोलोगे कि मैम अगर मर्क्यूरी सबसे पहले आता है तो मर्क्यूरी सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट रहेगा। पर मैं बोलूंगी नहीं, साइंस में एक्सेप्शन तो होता ही है। ठीक है, आप मिलोगे आगे चल के मिस एक्सेप्शन से अपनी, लेकिन उसके पहले जो एक्सेप्शन होता है वो ये होता है कि वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? अभी तो तुम कुछ और बोल रहे थे, अभी तो आपने कुछ और पढ़ा दिया था, अब ये क्या बोल रहे हो कि वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट? मर्क्यूरी होना चाहिए था। बट मैं बोलूंगी, मैं मानती हूं कि वीनस क्लोजेस्ट नहीं है, मर्क्यूरी क्लोजेस्ट है।
पर वीनस फिर भी गर्म है। और यहां से आपका पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 100% फंसेगा। तो आप बोलोगे देखो भैया, जो वीनस होता है ना, उसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ज्यादा थिक होता है, और जितना थिक एटमॉस्फेयर होता है, जितना गर्म कंबल होगा, उतनी ही वो हीट पकड़ेगा। इसीलिए वो क्या करता है, हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। और जो वीनस का एटमॉस्फेयर रहता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ होता है। तो जो एयर होती है, जो हवा होती है वीनस में, मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीट को जाने नहीं देता, अपने पास सिमट के रख लेता है। इसीलिए वीनस क्या हो जाता है, एक गरम 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 ओवन जैसा बन जाता है। इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। आपको ये ऐसा का ऐसा आंसर लिखकर आना है, गारंटीड फुल नंबर आपने मिलने ही मिलने हैं। ओके, चलिए अब आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपने बहुत बार सुना होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप हीट को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हो, हीट को एक जगह बंद करने की कोशिश कर रहे हो, बस यही होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इतना आप याद रखेंगे, दिस ट्रैपिंग ऑफ हीट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब याद रखना यहां पर कैसे काम कर रहा है। सनलाइट क्या करेगा, प्लैनेट में आके एंटर करता है, ठीक है। अब सनलाइट की वजह से जो हीट रहती है, उसकी वजह से प्लैनेट क्या होता है, गर्म होना शुरू कर देता है, और हीट पूरी पूरी कोशिश करती है वहां से बाहर भागने की। लेकिन उसका जो एटमॉस्फेयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलता है ना बाबा ना, मैं तेनू बाहर ना जाने देगा। तो वो क्या करेगा, उसको पूरा अपने अंदर समेट के रख लेगा, और प्लैनेट गरम पे गरम, गरम पे गरम होता चला जाएगा। यानी कि सन की हीट अंदर आई, प्लैनेट गरम हुआ, हीट ने बाहर जाने की कोशिश करी, एटमॉस्फेयर ने उसको कैद कर लिया, और प्लैनेट क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा गरम हो गया, एक्स्ट्रा हॉट हो गया। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। चलिए अब अर्थ की बात करते हैं। ये तो हमने वीनस की बात कर ली। अर्थ में ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे काम करता है। अर्थ के पास भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अर्थ के पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, मीथेन है, और ये भी कुछ हीट को ट्रैप करती हैं। तो फिर तो मैम ये गलत हुआ ना, ये तो नहीं होना चाहिए ना। वीनस गर्म हो रहा है तो फिर तो हमारा अर्थ भी गर्म हो जाएगा, ये तो दिक्कत वाली बात है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी ना ना ना, दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी बात है। पर अच्छी बात क्यों है, क्योंकि अर्थ एक जीवन देने के हिसाब से काफी इनफ वार्म रहता है। हम एक्सट्रीम ठंड में नहीं रह सकते। तो अर्थ ये बोलता है जब तुम्हें गर्मी चाहिए मैं गर्मी ला दूंगा, जब तुम्हें ठंड चाहिए मैं ठंड ला दूंगा, मैं तुम्हारा टेम्परेचर एकदम बहुत रिलैक्स करके रहूंगा। बस यहाँ पर इसका यही फायदा है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो अर्थ बहुत ठंडी हो जाती। इसीलिए अर्थ को भी बैलेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट की जरूरत है। अर्थ को इतना तो काम चलाना पड़ेगा कि भैया ज्यादा ठंड पड़ गई तो फिर इंसान सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए तो अब आपसे कोई बोलेगा एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट और प्लांट ग्रीन हाउस यानी कि ग्लास हाउस में क्या डिफरेंस रहता है। तो आप बोलोगे जो एटमॉस्फेयर नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट रहता है, वहां पर हीट को CO2 जैसी गैसेस ट्रैप कर लेती हैं। यहां पर क्यों ट्रैप होता है, क्योंकि स्पेस बंद रहता है। ये वीनस और अर्थ पे होता है, ये ह्यूमंस इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स के लिए। यहां पर रेडिएशन गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। यहां पर जो गर्म हवा है वो एस्केप नहीं कर सकती। ये नेचुरल इफेक्ट है और ये मैन मेड स्ट्रक्चर है। ये इसमें बेसिक डिफरेंस रहता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं। रॉकी प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। गैस जायंट्स कौन कौन से होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। टेम्परेचर डिक्रीजेस अवे फ्रॉम सन। अगर मैं सूरज दादा से दूर जा रही हूं तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है। क्यों है, क्यों है, क्योंकि वहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट है। CO2 क्या करता है, हीट को ट्रैप कर लेता है वीनस के एटमॉस्फेयर में, और ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ को हेल्प करता है टू मेंटेन सुटेबल टेम्परेचर। ओके, चलिए अब क्या क्या वेरी शॉर्ट बनेगा। नेम द 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर। आप बोलोगे हमको याद हो गया है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। कौन से प्लैनेट्स रॉकी होते हैं, तो शुरू के 4 याद कर लेना, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स।
वीनस मर्क्यूरी से हॉटर क्यों है? अगर ये सवाल आएगा तुम बता दोगे बिकॉज वीनस हैज अ थिक CO2 एटमॉस्फेयर दैट ट्रैप्स हीट बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? द ट्रैपिंग ऑफ हीट बाय गैसेस इन अ प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर मेकिंग द प्लैनेट वार्मर। How is plant greenhouse different from atmospheric greenhouse? Plant greenhouse traps warm air in a closed glass space while atmospheric greenhouse traps heat by gases absorbing radiation। ये सारे आंसर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए ओके चलो अब यहां से एक बहुत फाइनल आंसर बना के निकालते हैं। What makes the earth suitable for life to exist? अर्थ सपोर्ट करती है लाइफ को बिकॉज ऑफ सेवरल स्पेशल कंडीशंस, और हमने सारी कंडीशंस पढ़ ली हैं। अगर मैं आपको सारे रीजंस दूं तो आपको ये 6 रीजंस तो याद रखने ही है। राइट पोजीशन है उसकी सन से, राइट साइज है अर्थ का, ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेयर है, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्शन है और प्रेजेंस है लिक्विड वाटर का। अब हमको ये 6 चीजें डिटेल में पढ़नी है, समझते हैं। आपने ये बोला कि अर्थ की पोजीशन मैटर करती है, बट कैसे? मतलब अर्थ की पोजीशन से हमारी लाइफ का क्या लेना देना है? हाउ डज इट मैटर? आपको एक बात समझनी है, जो अर्थ है ना वो सन से एकदम परफेक्ट डिस्टेंस पे है, ना ज्यादा पास है ना ज्यादा दूर है। समझने की कोशिश करना। व्हाट हैपेंस अगर अर्थ वर क्लोजर टू द सन? क्या होता अगर अर्थ मान लो मर्क्यूरी की जगह ले लेता, अगर वीनस की जगह ले लेता? टेम्परेचर बहुत ज्यादा हॉट नहीं हो जाता, वाटर बॉईल होने लगता, एवापोरेट होने लगता, ओशियंस गायब ही हो जाते, कोई लिक्विड वाटर आपके पास बचता ही नहीं, लाइफ वहां पर सरवाइव ही नहीं कर पाती। एकदम वीनस की तरह आपका एटमॉस्फेयर हो जाता, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता। ठीक है भाई, हम समझ गए कि पास होने पर ये होता। अगर दूर हो जाए तो दूर होने में क्या दिक्कत थी भैया? टेम्परेचर एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता, जो पानी है वो बर्फ बन जाता, कोई लिक्विड वाटर नहीं होता, लाइफ वहां पर डेवलप नहीं कर पाती। ये चीज आपको याद रखनी है। और ये सिमिलर किसकी तरह हो जाता? मार्स की तरह हो जाता, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता। मतलब एक भी पैर बाएं या दाएं जाता, उसका राइट या लेफ्ट जाता और अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती ही नहीं। साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि भैया लिक्विड वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है। पर क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे लिविंग को क्या चाहिए? पानी चाहिए। प्लांट्स को पानी चाहिए ग्रो करने के लिए, एनिमल्स को पानी चाहिए सरवाइव करने के लिए, सेल्स को पानी चाहिए फंक्शन करने के लिए। ये सारी चीजों के लिए पानी बहुत जरूरी है। कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो आइस को सरवाइव कर लेते हैं, बट कॉम्प्लेक्स लाइफ को भी क्या जरूरत पड़ती है? पानी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप बिना पानी के जी पाओगे। ठीक है, चलिए ये आप याद रखोगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन है द गोल्डीलॉक्स जोन, जिसको हम प्यार से हैबिटेबल जोन भी कहते हैं। देखो अर्थ का ना एक रीजन है जहां पर वो लाई करती है, जो सन के अराउंड लाई करता है। वो स्पेशल रीजन को हम हैबिटेबल रीजन या फिर हैबिटेबल जोन या फिर हम गोल्डी लॉक्स जोन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? वो एक ऐसा जोन है, अर्थ ऐसे जोन में एग्जिस्ट करती है, ना कि ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, बस राइट है। ओके, बस राइट है, समझने की कोशिश करना। अगर अर्थ ज्यादा करीब होती सन के तो पानी उड़ जाता, गर्म हो जाती, उसका जो एनवायरनमेंट है एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता, लाइफ इम्पॉसिबल हो जाती। अगर अर्थ थोड़ा दूर चली जाती तो वाटर फ्रीज हो जाता, बहुत ठंडी हो जाती अर्थ का एटमॉस्फेयर और लाइफ डिफिकल्ट हो जाती। लेकिन वो हैबिटेबल जोन में है, या फिर मैं कहूं गोल्डीलॉक्स जोन में है, यानी कि यहां पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर रहा है। तो टेबल टेम्परेचर है हमारा, ना ज्यादा गर्म है ना ठंडा है, और लाइफ यहां पर पॉसिबल है। तो ऐसी जगह, ऐसा स्पेशल रीजन अर्थ का जहां पर न ज्यादा ठंड है न ज्यादा गर्मी है, बस ये चीज याद रखना है। अब कोई आपसे बोलेगा ठीक है भैया हम गोल्डीलॉक्स जोन भी समझ गए, हैबिटेबल जोन भी समझ गए, पर अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? आज ब्लू है, पानी पानी पानी, दिन भी सनी सनी सनी, ऐसा कुछ है? तो आप बोलोगे देखो, जो अर्थ का सबसे ज्यादा सरफेस है वो वाटर से कवर है,
अगर मैं स्पेस से देखती हूं तो अर्थ मुझे ब्लू दिखाई देती है, इसीलिए हम अर्थ को क्या कह देते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, अब आपने देखा होगा कि मार्स के लिए काफ़ी सारे मिशन चलाए जाते हैं, मंगलयान हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, एमओएम जो हमारे यहाँ गया था, मूवी बनी है इसके ऊपर। बट जो मार्स है, क्या वो उसने कभी भी लाइफ में, कभी भी लाइफ को सपोर्ट किया है? क्या ऐसा कुछ आपको प्रूफ मिला है? तो आप बोलोगे जो मार्स है ना, वो हैबिटेबल जोन के एकदम एज पे लाई करता है, मतलब हल्का सा भी इधर गया तो खत्म ही था वो। अब साइंटिस्ट को ये समझ में आया कि भैया वहां पर ऐसा लगता है कि पुरानी पुरानी नदियां तो बही हैं, उनके हमको थोड़े बहुत एविडेंस मिले हैं। पॉसिबल हो सकता है कि वहां पर कुछ लेक्स भी रही हो, झील भी रही हो, और वहां पर उनको लिक्विड वाटर का एविडेंस मिला है। लेकिन अगर आज की बात करी जाए तो आज मार्स बहुत ज्यादा ही ठंडा है, एटमॉस्फेयर वहां का ज्यादा ही थिन है, और अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि उनको कोई जीवन मिला है, कोई लाइफ मिली है। साइंटिस्ट अभी भी इस मोमेंट पे भी जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी भी मार्स पर रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए सैटेलाइट्स बना रहे हैं। हो सकता है वो ये प्रूव कर दें कि हाँ, कुछ टाइम पहले वहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर, ठीक है। चलिए, अब आपने कहा था कि अर्थ का साइज भी मैटर करता है, आपने पोजीशन हमको समझा दे कि भैया सही पोजीशन पे है, पर अर्थ के साइज से क्या फर्क पड़ता है, साइज से क्या फर्क पड़ता है लाइफ पे? देखो, अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ सन के डिस्टेंस से मैटर करता है कि भैया इतना दूर रहेगा इसलिए यहाँ पर लाइफ है, तो नहीं नहीं, यहाँ पर एक और फैक्टर निकल कर आता है कि अर्थ का साइज भी एकदम परफेक्ट है, इसकी वजह से भी यहाँ पर लाइफ है। अब समझना, जो अर्थ का ऑर्बिट है ना, वो ऑलमोस्ट सर्कुलर है, ऑलमोस्ट सर्कुलर है ना। अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में गोल 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 घूमती है। इससे क्या होता है, जो सनलाइट है ऑलमोस्ट एकदम सही टाइम पे हमको मिल रही है, सही टाइम पे हमको नहीं मिलती है, मतलब दिन हो रहा है, रात हो रहा है, सब कुछ बराबर हो रहा है, टेम्परेचर हर जगह ऑलमोस्ट स्टेबल है, फेयरली स्टेबल है, उतना ही टेम्परेचर रहता, ज्यादा पीक पे कहीं कहीं जाता है, कहीं कहीं नहीं जाता है, और नो एक्सट्रीम हीटिंग है या फिर कूलिंग है ईयरली। अगर ऑर्बिट थोड़े से भी स्ट्रेच हो जाते, मान लो कुछ ऐसा हो जाता या फिर कुछ ऐसा हो जाता, ओवल शेप का हो जाता, तो शायद हो सकता था कि सीजन्स एक्सट्रीम चले जाते, कहीं पर अति भयानक वाली ठंड होती कि इंसान सरवाइव ही नहीं कर पाता। तो देखो, एक चीज समझने की कोशिश करो, अर्थ का एकदम राइट साइज है एटमॉस्फेयर को होल्ड करने का। बट एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है जो अर्थ है ना, उसके आसपास जो लेयर होती है गैसेस की, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। ग्रेविटी क्या करती है, इस एटमॉस्फेयर को पकड़ के रखती है, ग्रेविटी क्या करती है, इस एटमॉस्फेयर को पकड़ के रखती है। अगर अर्थ बहुत छोटी होती तो शायद वो ग्रेविटी कमजोर हो जाती, जिसकी वजह से जितनी भी गैसेस थी वो हमारे स्पेस में चली जाती, हमारी अर्थ पे नहीं रुकती। अगर अर्थ पे नहीं रुकती तो एटमॉस्फेयर नहीं होता, एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ऑक्सीजन नहीं होती, कोई प्रोटेक्शन नहीं होता, लाइफ इम्पॉसिबल हो जाती। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं मर्क्यूरी की बात करूं, यहां पर ऑलमोस्ट कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर मैं मार्स की बात करूं, वहां पर एटमॉस्फेयर है, लेकिन बहुत 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 कम है अर्थ के कंपैरिजन में। मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में एटलीस्ट 100 टाइम्स कम है, 100 टाइम्स थिन है, 100 टाइम्स पतला है, यानी कि साइज मैटर करता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, ओके, अर्थ का साइज छोटा है, हम समझ गए। अगर अर्थ का साइज बड़ा होता तो हमको फायदा होता ना, फिर तो ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होती। क्या दिक्कत है आपको? देखो भैया, ग्रेविटी अगर ज्यादा स्ट्रांग होती तो वो सारी चीजों को नीचे खींच के खत्म कर देती, हमारा चलना मुश्किल हो जाता, एरोप्लेन्स का उड़ना मुश्किल हो जाता, चिड़िया का उड़ना मुश्किल हो जाता, और जो हमारी हड्डियां हैं वो भी क्रश्ड हो जाती, हम एकदम नीचे 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 जाके क्रश हो जाते। लाइफ जैसा कि हम जानते हैं वैसी तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए इसीलिए मेरे डोराज, मेरे बच्चों, अर्थ का साइज क्या है, एकदम परफेक्ट है, इसके पास इनफ ग्रेविटी है एटमॉस्फेयर को होल्ड करने के लिए, नॉट सो स्ट्रॉन्ग कि लाइफ होना इम्पॉसिबल ही हो जाए, ठीक है। चलिए, तो आपसे कोई बोलेगा
एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंस क्या है? तो आप बोलोगे एटमॉस्फेयर हमारे जीवन में काफी तरीकों से मदद करता है, जैसे कि ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है सांस लेने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, हमको हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है, और वेदर और वाटर साइकिल इसी की वजह से चलती है। ठीक है, चलिए अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है? तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस है मैम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्सीजन बेसिकली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम ह्यूमंस तो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एनिमल्स बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स हैं जो कि डिसअपियर हो जाए। अब यहाँ पर एक लेयर निकल कर आती है, ओजोन लेयर, जो हमारी अर्थ की रक्षा करती है। ओके कुछ ऑक्सीजन होती है हमारे एटमॉस्फेयर में जो कि ओजोन में बदल जाती है। ओजोन को हम अगर उसमें लिखें तो O3 होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब ये 3 ऑक्सीजन एटम्स जब साथ में आते हैं तो ये क्या करते हैं, ओजोन लेयर को फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ओजोन लेयर को फॉर्म किया। अब ओजोन लेयर करती क्या है, हमारे ना सूरज दादा अच्छे हैं भैया, दादा अच्छे हैं, पर कभी कभी कुछ दादा लोग होते हैं जो परेशान भी कर देते हैं। उनको लगता है कि भैया ऐसे कैसे आप खुशी से रह रहे हो, तो वो क्या कर देते हैं, हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज भेज। तो वो क्या करता है, ओजोन लेयर ब्लॉक करता है हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज को फ्रॉम द सन। यूवी रेज अगर अंदर आ गई तो वो हमारी प्यारी प्यारी स्किन को डैमेज कर सकती है डोरा, वो कैंसर कर सकती है, सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और प्लांट्स और एनिमल्स को हार्म कर सकती है। सो बेसिकली जो ओजोन लेयर होती है वो कैसे एक्ट करती है, वो एक सनस्क्रीन शील्ड की तरह एक्ट करती है हमारी अर्थ के लिए। जैसे हम सनरेज से खुद को बचाने के लिए सनस्क्रीन लगाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, ऐसे ओजोन लेयर बोलते हैं कि भैया तेरी सनस्क्रीन मैं हूं अर्थ, मैं तुझे यूवी रेस से बचाऊंगी। फाइन, चलिए अब मंगलयान की बात करते हैं। मैंने अभी जिक्र भी किया था मंगलयान का। मंगलयान को लॉन्च किया था इसरो ने। किसने किया था, इसरो ने लॉन्च किया था। इसके अचीवमेंट्स क्या है, इसने मार्स के एटमॉस्फेयर को पढ़ा था, इसने पानी के साइंस को देखा था, कहीं पर हमको पानी दिख जाए भैया, प्रूफ मिल जाए कि यहाँ पर जीवन हुआ करता था कि नहीं, कि पानी हुआ करता था कि नहीं। और उसने पूछा कि भैया क्या मार्स लाइफ के लिए कभी सुटेबल था भी कि नहीं है, और इसको सबसे लो कॉस्ट में किया गया था, जिसने इंडिया का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया था। इस पर मूवी बनी है, प्लीज देखिएगा। ठीक है, चलो आपने साइज ऑफ अर्थ के बारे में बता दिया, आपने डिस्टेंस ऑफ अर्थ के बारे में बता दिया। अब एक बात बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करती है हमारी लाइफ के लिए। देखो आप एक बात समझो, जो हमारी अर्थ है ना वो एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट, वहां पे पता था कैसे करा था, वहां पे आयरन आयरन क्या करता है, मैग्नेट। याद करो, लिंक करने की कोशिश करो। देखो हमारा जो अर्थ होता है ना उसमें 3 पार्ट होते हैं। ये 3 पार्ट होते हैं। एक होता है क्रस्ट, जहां पर हम बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। उसके अंदर होता है मेंटल, आप वाला मेंटल नहीं है, वो अलग मेंटल है, वो तो मैम हम पढ़ पढ़ के वैसे ही मेंटल हो गए, दैट इज डिफरेंट। इसकी स्पेलिंग होती है MENTLE। और फिर आता है कोर। अब ये जो अर्थ का कोर है ना, जो अंदर है, इसके अंदर गोल 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 एक मोल्टन पिघला हुआ लोहा घूम रहा होता है। ठीक है, गोल गोल घूम रहा होता है, और यही वो लोहा है जिससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक ऐसा रीजन जो अर्थ के आसपास होता है जहां पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। आप इसको देख नहीं सकते, बट ये आपको बचाता है, ये आपकी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। समझो हमारे स्पेस में ना बहुत खतरनाक खतरनाक पार्टिकल्स घूम रहे हैं, हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि अर्थ हमारी क्या है, माता है, वो हमको बचाने की पूरी कोशिश करें, भैया मेरे बच्चे इनको बचा लो। तो अर्थ के आसपास क्या है, बहुत सारे स्पेस पार्टिकल्स हैं, और अर्थ कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली वो हार्मफुल पार्टिकल से हिट होती है, जैसे कि कॉस्मिक रेज। ये बहुत डीप स्पेस से आती है और इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई रहती है। अगर मैं सोलर विंड की बात करूं तो ये वो पार्टिकल्स हैं जो सीधे सन से हमारे पास आते हैं। पर ये डेंजरस क्यों है, क्या फर्क पड़ता है, आने दो ना इनको। ये बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि एटमॉस्फेयर को डैमेज कर देते हैं, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हार्मफुल रेडिएशन को बढ़ा देते हैं, और लिविंग बींग्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहां पर हमारा सुपर हीरो निकल कर आता है, मैग्नेटिक फील्ड, जो कहता है कि भैया तुम्हारी अर्थ को मैं बचाऊंगा। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करता है, एक जायंट इनविजिबल शील्ड। डॉक्टर स्ट्रेंज भैया है ना आपके, बस
ठीक है। उसी तरीके से वो क्या करता है, एक इनविजिबल शील्ड निकालता है जो आपको प्रोटेक्ट करता रहता है, जो आपको दिखता नहीं है बट आपकी हमेशा रक्षा कर रहा है, और ये बहुत सारे हार्मफुल पार्टिकल्स को वापस भेज देता है, ताकि वो डायरेक्टली अर्थ को, वापस भेजने से मेरा मतलब डिफ्लेक्ट कर देता है, अपने रास्ते से उनको हटा देता है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है, तो वो क्या कर पाते हैं, अर्थ को डायरेक्टली नहीं कर पाते। अगर ये नहीं होता ना, अगर मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता, फील्ड नहीं होती, तो एटमॉस्फेयर हो सकता था गड़बड़ा जाता, रेडिएशन लेवल हो सकता है कि इंक्रीज हो सकती थी, एंड लाइफ हो सकता सरवाइव करने के लिए काफी ज्यादा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी पूरी समरी निकल कर आती है व्हाई अर्थ सपोर्ट्स लाइफ की। अर्थ इज हैबिटेबल बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स टुगेदर। आपने सारे आंसर लिख दिए। इसका राइट डिस्टेंस है सन से, विच अलाउज लिक्विड वाटर। लिक्विड वाटर रहेगा, क्यों? क्योंकि ये लाइफ के लिए काफी एसेंशियल है। अगर मैं साइज की बात करूं, इसका साइज काफी ज्यादा सही है, इसलिए एटमॉस्फेयर को होल्ड कर पाता है, और एटमॉस्फेयर है तो हमको ऑक्सीजन और प्रोटेक्शन दोनों मिल पाता है। ओजोन लेयर की बात करी जाए, ये यूवी रेज को ब्लॉक करता है। मैग्नेटिक फील्ड की बात करी जाए, ये हार्मफुल स्पेस पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर देता है उनके रास्ते से। और एक हमारा स्टेबल ऑर्बिट है जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस को प्रिवेंट करता है। ये आपको टेबल पूरी याद रखनी। ओके, आगे बढ़े, चलो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैं रीड कर देती हूं आपके लिए। Why is Earth's distance from the sun important? It keeps temperature suitable for liquid water, which is essential for life. What is the habitable zone? The region around a star where temperature allows liquid water to exist. Why is Earth called the blue planet? Because most of its surface is covered with water, making it appear blue from space. Why is Earth's size important for life? Its gravity is strong enough to hold atmosphere, but not so strong to crush living beings. What is the role of the ozone layer? It blocks harmful ultraviolet rays from the sun and protects life. How does Earth's magnetic field help life? It deflects harmful cosmic rays and solar wind, protecting atmosphere and living organisms. ये आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए, okay, so what allows life to be sustained on Earth? वो क्या चीज है जो हमारी लाइफ को सस्टेन करने में, आगे बढ़ने में दिक्कत ना आए, ऐसा कुछ करने में हमारे अर्थ की हेल्प करता है। देखो, अर्थ की जो कंडीशंस है ना, काफी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पर जो कनेक्शन है लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स में, वो भी ज्यादा बढ़िया है। यानी कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे सनलाइट हो, चाहे मिट्टी हो, और चाहे लिविंग थिंग्स हो। यानी कि हमारी बात करी जा रही है, हम सब साथ में ही तो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। अगर हम में से कुछ एक भी टूट गया, हम में से कुछ एक भी टूट गया, लाइफ क्या हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अर्थ को इमेजिन करो एक मशीन की तरह, ठीक है ना। यहाँ पर कोई एक पार्ट एक बार में काम नहीं करता है, सारे पार्ट साथ में एक टीम की तरह काम करते हैं। सन क्या करता है, सन एनर्जी देता है। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स फूड देते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं, उसको खाते हैं। माइक्रोब्स क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करने में हेल्प करते हैं। सॉइल क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। वाटर क्या करता है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। और ये जो सारा टीम वर्क है, वो ही तो लाइफ को हैप्पीली चलने देता है, अलाइव चलने देता है। आपको एक बार समझना होगा, जरूरी नहीं है कि सन ही इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते अकेले सन इंपॉर्टेंट है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और ये हमने चैप्टर नंबर 12 में भी पढ़ा था, ठीक है। अगर मैं एयर की बात करूं, मैं सनलाइट की बात करूं, मैं पानी की बात करूं, सब कुछ हमारे लिए इक्वली इक्वली जरूरी है। ये बात ध्यान में घुसा लेना, ठीक है। चलो, अब देखो, एयर, सनलाइट और वाटर, ये हमारे बेसिक पिलर्स हैं, बेसिक हमारा फाउंडेशन है। ओके, लाइफ का फाउंडेशन है। अगर मैं एयर की बात करूं, एयर कहाँ है, एटमॉस्फेयर की बात करूं, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन को हम रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और रेस्पिरेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। ये कौन कौन इस्तेमाल करता है, किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, मोस्ट लाइफ वुड डाई क्विकली। ओके, नाउ
दीज थ्री आर द बेसिक पिलर्स ऑफ लाइफ, हमको पता है, लेकिन हमें एयर के बारे में समझ में आ गया। अब हमें सनलाइट के बारे में समझा दो। सनलाइट क्या है? सनलाइट क्या है? सन से आने वाली लाइट है, और सन क्या है? अल्टीमेट एनर्जी सोर्स है। प्लांट सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बचपन में पढ़ा था हमने, 7th क्लास में पढ़ा था हमने, इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए। फोटोसिंथेसिस बहुत 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 जरूरी प्रोसेस होती है। प्लांट्स इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं जो वो एयर से पाते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं जो वो सॉइल से पाते हैं, और सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, और उनके खाने को हम प्यार से ग्लूकोज बोलते हैं, और फिर क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। तो सिंपल सी साइकिल होती है, प्लांट्स ने ऑक्सीजन बनाया और एनिमल्स ने उसको ब्रीथ कर लिया, फिर एनिमल्स ने CO2 को रिलीज किया और प्लांट्स ने उसको इस्तेमाल कर लिया, और इसी से जो हमारा नेचर है वो बैलेंस में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब सन क्या करता है? सन अर्थ को गर्म करता है, सन हीट्स द अर्थ। अब सन क्या करेगा? सन के रेडिएशन जो अर्थ है ना उसको गर्म कर देंगे। मान लो ये हमारी अर्थ है, इसको गर्म किया, ओके। अब जो कुछ गर्मी रहती है, कुछ हीट रहती है, वो स्पेस में चली जाती है, एस्केप कर लेती है, और कुछ हीट रहती है वो यहां पर ट्रैप हो जाती है, एटमॉस्फेयर उसको पकड़ के रख लेता है, और ये जो ट्रैप हुआ है, जो हमने पकड़ा है, ये हम पकड़ते हैं माइल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब सवाल यहां से ये बनेगा कि जो ये माइल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो जरूरी क्यों है, वो इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसका आप कॉन्सेप्चुअल, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर दे पाओगे। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हीट क्या करेगी? वो स्पेस में भग जाएगी, और अर्थ क्या होगी? बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी, और वाटर क्या होगा? फ्रीज हो जाएगा, लाइफ यहां पर इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है? अर्थ को लिविंग बींग्स के हिसाब से, ह्यूमंस के हिसाब से, एनिमल्स के हिसाब से, प्लांट्स के हिसाब से, सबके हिसाब से काफी ज्यादा वार्म रखता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है भैया। एयर समझ में आ गया, सनलाइट समझ में आ गया। पानी का है जरूरी है भाई, पानी नहीं पियेंगे तो कैसे चलेगा। बट अगर मैं आपको एक बहुत अच्छा आंसर इसका देने की कोशिश करूं तो वाटर एक यूनिवर्सल हेल्पर है, सबकी मदद करता है। प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में क्या होता है? हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व करने में मिट्टी के अंदर, फिर वो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को लीव्स तक पहुंचाता है, लीव्स तक पहुंचाता है, जिसकी हमें फोटोसिंथेसिस में जरूरत पड़ती है। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो उनके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अगर पानी नहीं होगा तो डेथ चुटकियों में सबकी हो जाएगी। पानी की तो भैया हमें बहुत बहुत जरूरत, ठीक है। चलिए, अब ओशियंस की बात करते हैं। ओशियंस में तो पता नहीं कितनी लाइफ है, अलग अलग तरीके की लाइफ है, शायद आज भी डिस्कवर नहीं हुई है डीप ओशन में जाके। तो वाटर बॉडीज के अंदर बेसिकली मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मिलियंस ऑफ लाइफ होती हैं। अगर मैं प्लैंकटन की बात करूं, टाइनी ऑर्गेनिजम्स, फिश हो गए, कोरल्स हो गए, स्क्विड्स हो गए, एंड वेल्स हो गए, बहुत सारी स्पीशीज तो आज भी अननोन है, हमको नहीं पता है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। और फ्रेश वाटर का इंपॉर्टेंस क्या है? फ्रेश वाटर तो हम सबके लिए बहुत जरूरी है, पीने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, डेली ह्यूमन यूज के लिए, इंडस्ट्री के लिए। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अर्थ्स वाटर इज ड्रिंकेबल फ्रेश वाटर। याद रखना है कि अर्थ के पास पानी तो बहुत है, लेकिन जो हम पी पाए वैसा पानी बहुत है, इसलिए कहते हैं पानी ना है। पानी को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है मेरे डोराज, और ये आप सबको समझाओगे, ओके। चलिए, अब वाटर साइकिल और रेन की बात करते हैं। क्या होता है? वाटर वेपर की वजह से क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, क्लाउड्स फॉर्म होने के बाद बारिश होती है या फिर स्नो होती है। रेन क्या करती है? रेन रिवर्स को भर देती है, लेक्स को भर देती है, ग्राउंड वाटर को भर देती है, और रेनफॉल की वजह से हमें समझ में आता है कि किस तरीके के प्लांट्स यहाँ पर हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ एनिमल्स हो सकते हैं, फार्मिंग सक्सेस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी कहाँ पर होगी। और एक चीज हमेशा याद रखना, हवा का भी यहाँ पर बहुत जरूरी रोल रहता है। हवा भी वेदर और रेनफॉल को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। चलिए, अब आता है सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स की बारी। अब देखो, हमारे पैरों के नीचे क्या है मैम? पैरों के नीचे तो जमीन है, ठीक है। तो जमीन के नीचे क्या है? अर्थ का क्रस्ट है। ये लाइफलेस लगता है, लेकिन ये लाइफ को काफी सपोर्ट करता है।
पहला टर्म आपके लिए निकल कर आएगा जियोस्फीयर। क्या निकल कर आएगा? जियोस्फीयर। ये सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ है जिसमें सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स होते हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं? जियोस्फीयर कह देते हैं। फिर इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, कोई भी अगर आपसे बोलेगा कि मिट्टी का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप बोलोगे सॉइल सिर्फ डर्ट नहीं होती कि हटाओ भैया मिट्टी लग गई, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको प्लांट्स की बहुत जरूरत होती है। अब वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मिनरल्स, ये चारों आपको याद होना चाहिए। और ये कहाँ से आते हैं? ये जो मिट्टी है वो कहाँ से आती है? वेदरिंग से आती है। जब रॉक्स टूटती हैं तो मिट्टी बनती है। डेड प्लांट्स और एनिमल से आती है। ये आपको पूरा सेक्शन मिट्टी के बारे में पता होना चाहिए। ओके, चलिए। अब सॉइल प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है, पर प्लांट्स को किसकी जरूरत होती है? न्यूट्रिएंट्स की होती है, वो उसको मिट्टी दे रही है। वाटर की होती है, वो उसको मिट्टी दे रही है। सपोर्ट देती है रूट्स को, तो बिल्कुल, यानी कि सॉइल उसको सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है। प्लांट्स ने फूड दिया, फूड को एनिमल्स ने खाया, और एनिमल्स को कभी कभी ह्यूमंस भी खा जाते हैं, ठीक है। तो सॉइल सपोर्ट्स द एंटायर फूड चेन। अब आता है मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अर्थ हमको मटेरियल्स भी प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि सॉल्ट हो गया, कोल हो गया, ऑयल हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, और ये ह्यूमन लाइफ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। चलिए, अब जियो डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बहुत बहुत डिफरेंट तरीके की चीजें। एंड जियो मतलब क्या हो गया? कुछ हमारे जमीन से रिलेटेड। फाइन, चलो। तो अर्थ के पास बहुत तरीके के लैंडफॉर्म्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, मिट्टी होती है, और लैंडस्केप्स होते हैं, और ये डिफरेंट तरीके की जो वेराइटीज रहती हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं? जियो डाइवर्सिटी कह देते हैं। तो जियो डाइवर्सिटी जरूरी क्यों होती है? क्योंकि डिफरेंट एनवायरमेंट में डिफरेंट हैबिटेट्स की जरूरत पड़ेगी, और वहां पर डिफरेंट हमको लाइफ फॉर्म्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए, डेजर्ट में हमको कैमल्स मिलते हैं और कैक्टस मिलते हैं, फॉरेस्ट में हमको टाइगर्स मिलते हैं और ट्रीज मिलते हैं, माउंटेन्स में हमको स्नो एनिमल्स मिलते हैं, स्नो लेपर्ड मिलते हैं, पोलर बियर मिलता है, और ओशियंस में हमको मरीन लाइफ मिलती है। हर हैबिटेट के अपने अपने लाइफ फॉर्म्स रहते हैं। यह आपने चैप्टर 12 में बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। चलिए, अब अगर आपको ये लगता है कि नॉन लिविंग थिंग्स जरूरी नहीं होती हैं चैप्टर 12 पढ़ने के बाद भी, तो फिर आप पगलू हो यार एक नंबर के। नॉन लिविंग थिंग्स की हमें बहुत जरूरत है। ये कुछ भी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे पानी हो, ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है। वो डिसाइड करते हैं कि उनके एरिया में कौन सा प्लांट ग्रो करेगा, कौन सा एनिमल सरवाइव करेगा, और कोई इकोसिस्टम कैसे फंक्शन करेगा। तो आपको एक बात समझनी है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये नया टॉपिक है और ये बायोस्फीयर के अंदर आता है। आप समझने की कोशिश करना। अर्थ के पास बहुत सारी चीजें हैं, उसमें सबसे पहले आता है बायोस्फीयर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जहां रहते हैं, रहने को हम हैबिटेट बोलते हैं, वो साथ में क्या फॉर्म करते हैं? बायोस्फीयर फॉर्म करते हैं, जिसमें लैंड भी होता है, वाटर भी होता है, और एयर भी होती है। और इनके कितने टाइप्स रहते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें बैक्टीरिया, फंगाई भी आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये जो लिविंग बीइंग्स की इंटरडिपेंडेंस है कि एक दूसरे से ये कैसे जुड़े रहते हैं, कैसे कनेक्ट रहते हैं, लिविंग बीइंग्स सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। नेचर एक फूड सिस्टम की तरह काम करता है। अगर चैप्टर 12 याद हो, वहां पर हमने फूड चेन साइकिल पढ़ी थी, तो हमको पता है प्लांट्स को हर्बीवोरस खाते हैं, हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाते हैं, कार्निवोरस जब मरते हैं तो उनको डिकम्पोजर्स खा जाते हैं। यानी कि सब एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, ओके। लेकिन प्लांट्स का रोल क्या है? प्लांट्स फूड को प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और ये फूड चेन का बेस होता है। एनिमल्स का रोल क्या है? ये प्लांट्स को खाते हैं या फिर किसी दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, सीड डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। डिकम्पोजर्स का रोल क्या है? बैक्टीरिया, फंगाई सबसे बड़े एग्जाम्पल है। ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स को तोड़ देते हैं और सॉइल को न्यूट्रिएंट दे देते हैं। अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे, डेड मैटर हो सकता है बढ़ता जाएगा, सॉइल न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे और लाइफ साइकिल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।
जाएगी। यानी कि चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सब हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मैम एक बात बताओ, बैलेंस करना क्यों है? सब अपना काम कर तो रहे, क्यों आपको बैलेंस करवाना है? देखो, अर्थ एक बहुत बड़ा ऑलरेडी बैलेंस सिस्टम है। चाहे लैंड हो, चाहे वाटर हो, चाहे हवा हो, चाहे लाइफ हो, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक में भी हल्की सी कुछ खरोच आ गई ना तो सब कुछ अफेक्ट हो जाएगा। मैंने ये आपको चैप्टर 12 में पढ़ाया था, तो वही चीज यहाँ पर कंटिन्यू करी गई है कि अगर छोटा सा भी चेंज होगा ना वो बड़े इफेक्ट में दिखने लगेगा। मान लो आपने पेड़ काट दिए, जंगल काट दिए, तो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि भैया रेनफॉल कम हो जाएगी, सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा, एनिमल्स खत्म हो जाएंगे, एयर क्वालिटी पुअर हो जाएगी और क्लाइमेट चेंजेस आपको दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, चलिए, तो जो बैलेंस रहता है वही तो अर्थ को हैबिटेबल रखता है, वही तो अर्थ को घर जैसा बना के रखता है। लाइफ इसीलिए सरवाइव कर रही है क्योंकि सिस्टम यहाँ पर बैलेंस रहता है और इसी बैलेंस को हम कहते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। आप एक घर में सब मिलके रहते हो ना, भैया दीदी, आप, आपके छोटे भाई बहन, मम्मी पापा, जितने भी लोग आप रहते हैं, अगर कोई एक बहुत हावी हो जाएगा, सब परेशान हो जाएंगे। सब में बराबर बैलेंस होना चाहिए, तभी आप लोग सब मिलके हंसी खुशी साथ में रह पाओगे। तो वही चीज यहाँ पर अर्थ के लिए भी जरूरी है। तो हमको अर्थ को क्यों बचाना है? क्लीन एयर, वाटर, सॉइल एंड बायोडाइवर्सिटी, ये सब कुछ बहुत जरूरी है। अगर हमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, लाइफ सफर करेगी, फ्यूचर जनरेशन सफर करेगी, प्लैनेट की हेल्थ खराब हो जाएगी। अर्थ को बचाना मतलब क्या है? खुद को भी सरवाइव करवाना, खुद को भी बचा के रखना। तो फाइनल सुपर समरी क्या निकल कर आती है कि अर्थ पर हमको जीवन बचाना है, क्योंकि नॉन लिविंग फैक्टर्स एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, मिनरल्स, एटमॉस्फेयर, या फिर लिविंग फैक्टर्स प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर जो प्रोसेस चलती हैं फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, वाटर साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल, फूड चेन, ये सारी एक बैलेंस में साथ में काम करती हैं। ये चीज आपको याद रखनी, ठीक है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस, व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर? All water on earth including oceans, rivers, lakes, groundwater and water vapor. What is geosphere? The solid part of earth consisting of soil, rocks and minerals. What is biosphere? All living organisms and their environments on land, water and air. And why is water important for life? It transports nutrients, regulates temperature, aids digestion and supports biological processes. ये आपको याद रखना है, ठीक है। What is ecological balance? ये सवाल पूछा जाएगा। ये स्टेबल इंटरैक्शन होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दैट सस्टेन्स लाइफ ऑन अर्थ। व्हाई आर डिकम्पोजर्स इंपॉर्टेंट? दे ब्रेक डाउन डेड मैटर एंड रिटर्न न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, मेंटेनिंग न्यूट्रिएंट साइकिल्स, ठीक है। चलिए, अब वो क्या चीज़ है? आपने बता दिया कि भैया लाइफ सस्टेन करी जा रही है, बट मैम कल को हम नहीं रहेंगे इस दुनिया में, तो आगे कैसे पता कि और इंसान होंगे या फिर और जानवर होंगे? मतलब वो क्या चीज़ है जिससे लाइफ डिसअपियर नहीं हो रही है? तो बस यहाँ पर निकल कर आता है उसका जवाब, रिप्रोडक्शन। अगर लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे ना तो जो पुराने हैं वो मरते जाएंगे, नए ऑर्गेनिजम्स जन्म नहीं लेंगे और स्पीशीज खत्म हो जाएगी, लाइफ खत्म हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है जिससे लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहती है। अब देखो, आपको पता है आप अपने पापा मम्मी जैसे दिखते हो, मैं अपने पेरेंट्स जैसे ही दिखती हूँ, बट ऐसा क्या होता है कि जो हम बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं? क्या होता है ऐसा? समझो, जो पेरेंट्स रहते हैं ना वो अपने ऑफस्प्रिंग यानी अपने बच्चों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं, और ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो वो पास कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं जीन, ओके, GENES, जिसको हम बड़े में बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, ओके। आप समझना, अगर सवाल करेंगे कि जीन्स क्या होते हैं तो आप बोलोगे एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन मैनुअल होती है जो कि हर सेल के अंदर पाई जाती है, जो बॉडी को बताती कि तुम्हें कैसे बढ़ना है, तुम्हें कैसे बड़ा होना है, तुम्हें क्या शेप लेना है, तुम्हारी आंखों का रंग क्या होगा, तुम्हारे बाल किस तरीके के होंगे, तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होगा, तुम्हारे ऑर्गन्स के फंक्शंस क्या क्या निकल कर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जीन्स बताती है कि तुमको ब्लड कैसे बनाना है, तुम्हारी हड्डियां कैसे बनेंगी, तुम्हारी मसल्स कैसे बनेंगी और तुम्हारी स्किन कैसे डेवलप होगी, जैसे कि एक बछड़ा।
वो किसके जैसा दिखता है? अपनी माँ के जैसा, गाय के जैसा दिखता है, वो गाय के जैसा बनता है। एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा वो कैसा दिखता है? वो भी अपनी माँ के जैसा ही तो दिखता है। यानी कि सबके अपने अपने जीन्स, अपने अंदर जो सेल रहती हैं वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल लेकर जाती है कि तुमको इस रूप में बड़ा होना है, तुमको अपने मम्मी पापा जैसा ही दिखना है। और वो कहाँ से लेकर आते हैं? अपने पेरेंट्स से ही लेकर आते हैं। अब देखो, आप बोलोगे कि मैम तो ठीक है, रिप्रोडक्शन तो कॉपी करना हो गया ना। नहीं नहीं, रिप्रोडक्शन ये कहता है कि मैं चेंजेस भी अलाउ करूंगा। हो सकता है मेरी मम्मी की आंखें नीली हो तो मेरी आंखें भूरी हो सकता है ना? राइट। तो रिप्रोडक्शन सिर्फ कॉपी नहीं करता है, कभी कभी जीन्स में छोटे मोटे चेंजेस होते रहते हैं और ये चेंजेस हमको सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैमल, कैमल के ना हम्स होते हैं पीठ में, ठीक है ना। अब इन्होंने इसको क्यों डेवलप किया? ताकि वो उसमें फैट को स्टोर कर सके, ताकि वो डेजर्ट्स में यहाँ पर सरवाइव कर सके। बैक्टीरिया की बात करी जाए, बैक्टीरिया कभी कभी एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट हो जाते हैं। याद है हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है ना। वो क्या करते हैं? एंटीबायोटिक से अपने आप लड़ना सीख जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं? मेडिसिन अटैक से अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। अब देखो देखो, स्मॉल चेंजेस हुए, आपने उसको एक्यूमुलेट करता गया, वो बड़े डिफरेंस में बदल गए और वहां पर नई स्पीशीज फॉर्म हो गई और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवोल्यूशन। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट। देखो, हो सकता है किसी बच्चे में सिमिलैरिटी भी हो दो लोगों में और कुछ दो लोगों में वेरिएशन भी हो। समझो, आपको लगता होगा कि जैसे मैं हूं, मेरा भाई है, हम दोनों अपने पेरेंट्स की, ऑब्वियस सी बात है हमारे पेरेंट्स सेम हैं, लेकिन जैसे आप हो गए, आपके भाई बहन हो गए, वो भी आपके सेम पेरेंट्स हैं, लेकिन आप थोड़े अलग दिखते हो। अगर जुड़वा नहीं हो तो आप थोड़े अलग दिखते हो कि आपके भाई बहन थोड़े अलग दिखते हैं, मैं थोड़ी अलग दिखती हूँ, मेरा भाई थोड़ा अलग दिखता है। तो ऐसा क्यों? हम सबके पेरेंट्स तो सेम ही है ना, आपके पेरेंट्स भी सेम है, आपके भैया के पेरेंट्स भी सेम है, मेरे और मेरे भाई के पेरेंट्स सेम है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि हम में डिफरेंस निकल कर आ रहा है? समझो, यहाँ पर ना दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, समझना। पहला तो आप समझो, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो एसेक्सुअल में क्या होता है? एक पेरेंट होता है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है। और सेक्सुअल में क्या होते हैं? दो पेरेंट्स होते हैं, ये सिमिलर होते हैं लेकिन डिफरेंट। ओके, अब देखो, अगर मैं वन पेरेंट की बात करूं तो यहाँ पर किसी पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर सिंगल पेरेंट ही नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ना, वो एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो यहाँ पर सेम रहते हैं, फोटोकॉपी होते हैं ओरिजिनल की। लेकिन अगर मैं प्लांट्स की बात करती हूँ, वहां पर होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यहाँ पर प्लांट नए नए पार्ट से ग्रो करते हैं, जैसे कि स्टेम हो गया, लीफ हो गया, रूट हो गया। जैसे कि एग्जांपल्स, पोटैटो क्या है? आई से ग्रो करते हैं, जिंजर, मनी प्लांट, शुगर केन एंड ब्रायोफाइलम लीफ। एक्टिविटी आइडिया ये आपके लिए है, जो प्लांट पार्ट्स रहते हैं ना, उनको आप मॉइस्ट सॉइल में डालोगे तो नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, जिसको वाटर, एयर, सनलाइट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कराने की बात करी जा रही है तो बैक्टीरिया और अमीबा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये खुद को दो आइडेंटिकल इंडिविजुअल में डिवाइड कर लेते हैं, जिसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं, और ये भी एक एडवांस टर्म है जो आप बाद में पढ़ोगे। ओके, नाउ अगर हाइड्रा की बात करी जाए तो ये अपनी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स बना लेते हैं और बर्ड्स ग्रो करते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और एक नए हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम बडिंग कहते हैं। अगर प्लानेरिया की बात करी जाए, फ्लैट वॉर्म की बात करी जाए, तो ये क्या करते हैं? छोटे बॉडी पीस से भी खुद को बड़ा कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं, जिसको हम रीजनरेशन कहते हैं। और साइंटिस्ट इसी को पढ़ रहे हैं ताकि वो हीलिंग और रीग्रोथ को समझ सकें, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या समझा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट वन हो गया, सिमिलैरिटी आइडेंटिकल हो गया, स्पीड फास्ट हो गई, जेनेटिक वेरिएशन काफी लो होता है, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, हाइड्रा और मैनी प्लांट्स हो गए। अब निकल कर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर हमको दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, मेल और फीमेल की, मम्मी और पापा की, ठीक है। चलो, अब एक बात समझो, इनके ऑफस्प्रिंग अलग अलग क्यों होते हैं? वही सवाल जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूछा था कि भैया हम अपने पेरेंट्स जैसे दिखते तो हैं, बट बिल्कुल सेम उनकी कॉपी क्यों नहीं होते? या फिर अगर मैं और मेरा भाई है तो हम एग्जैक्टली एक दूसरे की कॉपी क्यों नहीं होते? हम सब कुछ अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो दो पेरेंट्स का रहता है वो कंबाइन करके एक नया ट्रेट फॉर्म करता है, यानी कि जो चाइल्ड रहता है उसको दोनों के ट्रेट्स मिल जाते हैं।
और यहाँ पर एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स निकल कर आते हैं जिनको हम गेमीट्स कहते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं और ये स्पेशल सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, गेमीट्स कहते हैं, GAMETES। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, गेमीट्स जो रहते हैं हाफ जेनेटिक मटेरियल को कैरी करके लेकर जाते हैं। मेल का क्या होता है, स्पर्म होता है, फीमेल का क्या होता है, एग होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। और हर गैमीट के पास हाफ हाफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, पूरे इंस्ट्रक्शन नहीं होते, हाफ उसका हाफ इसका। और जब वो ज्वाइन होते हैं तो फुल एक सेट फॉर्म किया जाता है। इससे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का हर जनरेशन में डबलिंग नहीं होता है, कॉपी नहीं होता है। मैंने एक चीज अपनी मम्मी से ली, एक चीज अपने पापा से ली, मेरे भाई ने हो सकता है कुछ और चीज अपनी मम्मी से ली होगी और अपने पापा से ली होगी, बस ये हम में डिफरेंस आ गया। मेरी नाक मेरे पापा पे चली गई, मेरे भाई की नाक मेरी मम्मी पे चली गई, ये बेसिक अलग अलग डिफरेंस पर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, बस यही सवाल है। तो फिर सिबलिंग्स अलग अलग क्यों दिखते हैं, पूछेगा वो आपसे, सिबलिंग अलग अलग क्यों दिखते हैं, क्योंकि हर गैमीट कैरी करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स। और मिक्सिंग क्या करती है, मिक्सिंग हमेशा यूनिक होती है। जरूरी नहीं है जो मेरे टाइम पे मिक्सिंग हुई होगी वो मेरे भाई के टाइम पे भी हुई होगी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इसीलिए अलग दिखते हैं। चाइल्ड रिजेंबल्स बोथ पेरेंट्स, वो हम लोग अपने पेरेंट्स जैसे ही दिखेंगे लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगे। उसने अलग फीचर्स लिए, मैंने अलग फीचर्स लिए, आपने अलग फीचर्स लिए, आपके भाई ने अलग फीचर्स लिए, आपकी मम्मी ने अलग फीचर्स लिए होंगे अपने पेरेंट्स से, आपके पापा ने अलग फीचर्स लिए होंगे अपने पेरेंट्स से। ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, चलिए अब प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनके भी मेल और फीमेल पार्ट्स रहते हैं जो हमने पॉलिनेशन में चैप्टर 12 में पढ़ा था। मेल पार्ट को हम पोलन बोलते हैं जो कि एंथर में फाउंड किया जाता है। एंड पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है, मेल गैमीट्स होते हैं। फीमेल पार्ट को हम ओव्यूल बोलते हैं जो कि फ्लावर के अंदर होते हैं जिसके अंदर फीमेल गैमीट्स होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। चैप्टर 12 में हमने पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, जिसके एजेंट क्या होते हैं, विंड, इंसेक्ट एंड एनिमल। अगर फर्टिलाइजेशन की बात करी जाए, मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट क्या देता है, जाइगोट देता है। और फर्टिलाइजेशन की बात करी जाए तो ओव्यूल क्या है, सीड है, और सराउंडिंग फ्लावर पार्ट क्या हो जाता है, फ्रूट बन जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर निकलता है सीड डिस्पर्जल, सीड्स को फैलाना। ओके, एनिमल्स ने फ्रूट्स खाए, सीड को कहीं बाहर फेंक दिया और नया प्लांट ग्रो हो गया। जैसे कि जो बैनियन ट्रीज रहती हैं वो बर्ड्स ऐसे ही डेवलप करती हैं, ऐसे ही वहां पर ड्रॉप कर देती हैं उनके बीज को, वहां पर वो ग्रो करता है। ठीक है, चलिए जर्मिनेशन, सीड्स को आप पानी देते हो, हवा देते हो, सुटेबल टेम्परेचर देते हो और ये स्टोर्ड फूड का इस्तेमाल करते हैं, रूट और शूट ग्रो कर जाते हैं और नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब आता है गेमीट्स। गेमीट्स की बात करी जाए, स्पर्म आप याद रखोगे मेल्स में होता है, एग की बात करेंगे फीमेल में होता है। यहां पर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ये चीज याद रखना। काइंड ऑफ सिमिलर है, किसके सिमिलर है, ह्यूमंस के सिमिलर है, लेकिन एनिमल्स में दो तरीके के फर्टिलाइजेशन होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल जो होता है वो बॉडी के बाहर होता है। फिश और एग इसका सबसे, फिश और फ्रॉग इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एग एंड स्पर्म रिलीज इन वाटर, फर्टिलाइजेशन वहां पर शुरू होता है, एम्ब्रियो पानी में डेवलप होता है। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो ये फीमेल बॉडी के अंदर होता है। एग्जाम्पल बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए और ह्यूमंस हो गए। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि बर्ड्स का डेवलपमेंट और जो मैमल्स का डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरीके से कैसे काम करता है। तो बर्ड्स अंडे देती है, फर्टिलाइज्ड एग लेड आउटसाइड, एम्ब्रियो एग के अंदर डेवलप होता है, एग के अंदर स्टोर्ड फूड रहता है और वहां पे अंडा फूटता है, हैच करता है। एग्जाम्पल मुर्गी का अंडा हो गया। लेकिन मैमल्स की बात करें, ये जन्म देते हैं, जैसे इंसान जन्म देते हैं वैसे ये जन्म देते हैं। एम्ब्रियो मदर के अंदर डेवलप करता है, मदर फूड और ऑक्सीजन देती है और बेबी आपका जिंदा पैदा होता है। ह्यूमंस, डॉग्स और काउस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो डिफरेंस आपको रटा होना चाहिए। इसमें डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है, यहाँ पर बॉडी के अंदर होता है। न्यूट्रिशन की बात करी जाए, यहाँ पर एग के अंदर स्टोर होता है, यहाँ पर माँ से मिलता है। प्रोटेक्शन की बात करी जाए, यहाँ पर प्रोटेक्शन कम होता है पर यहाँ पर माँ के अंदर वो बचा हुआ रहता है। एग्जाम्पल्स की बात करी जाए, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स और यहाँ पर मैमल्स होते हैं। ठीक है, चलो अब याद है
रॉबिन पॉन्डर में पहला सवाल आया था, कुत्ते अंडे काहे नहीं देते बे, ठीक है ना। तो अब तुम बता पाओगे, बिकॉज मैमल्स इवॉल्व फॉर इंटरनल डेवलपमेंट, देयर बॉडी सिस्टम्स आर डिजाइन फॉर प्रेगनेंसी, ना कि अंडे के लिए। तो ऐसा तो कुछ भैया कभी नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है। चलिए, तो रिप्रोडक्शन क्या इंश्योर करता है कि आगे स्पीशीज बढ़ती जाए। जेनेटिक सिमिलैरिटी रहना चाहिए, जेनेटिक वेरिएशन होना चाहिए, एडाप्टेशन होना चाहिए, इवोल्यूशन होना चाहिए। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट अगेन। व्हाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर लाइफ? इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज एंड प्रिवेंट्स एक्सटिंक्शन. What are genes? Genetic instructions inside cells that control development and characteristics. Difference between asexual and sexual reproduction. Asexual में one parent है, यहाँ पर दो parent है. Identical offspring है, variation present रहता है. यहाँ पर कोई gamete नहीं है, यहाँ पर gametes involve रहते हैं. ये चीज आपको याद रखनी है. Vegetative propagation क्या होता है? Asexual reproduction in plants using parts like stem, leaf और root. Gametes क्या होते हैं? Special reproductive cells carrying half genetic material, sperm and egg. What is pollination? Transfer of pollen from anther to stigma of a flower. What is fertilization? Fusion of male and female gametes to form a zygote. ये आपको याद रखना है. चलिए, तो आप क्या याद रखोगे? लाइफ अर्थ पर क्यों चल रही है? रिप्रोडक्शन की वजह से. जीन्स, देन वेरिएशन, देन एडेप्टेशन, देन हम क्या करते हैं? सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है, अर्थ को बहुत खतरा भी है. किस चीज से खतरा है? किस चीज से खतरा है? लाइफ ऑन अर्थ सर्वाइव्स बिकॉज ऑफ अ डेलिकेट बैलेंस. अब बैलेंस क्या होता है कि सारी चीजें साथ में काम करें, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे लिविंग बींग्स हो. लेकिन आज के टाइम पे ह्यूमन एक्टिविटीज बैलेंस को बिगाड़ रही हैं. हर छोटा छोटा चेंज जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, और ह्यूमन एक्टिविटीज बैलेंस को बिगाड़ने में लगी हुई है. आपने स्मॉल चेंज किया, स्मॉल चेंज किया, स्मॉल चेंज किया, और वो एक दिन बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा. एक स्लाइट चेंज भी टेम्परेचर में हुआ, या ऑक्सीजन लेवल में हुआ, या ओजोन लेयर में हुआ, वो अर्थ पर लाइफ को काफी ज्यादा थ्रेट कर सकता है. और यहीं पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 बिगेस्ट इन्वायरमेंटल डेंजर्स जो आज हमारे सामने खड़े हैं, एक है क्लाइमेट चेंज, लॉन्ग टर्म वार्मिंग एंड वेदर चेंजेस. दूसरा है बायोडाइवर्सिटी लॉस, लॉस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तीसरा है पोल्यूशन, कंटामिनेशन ऑफ एयर, वाटर, सॉइल. और इनको हम साथ में क्या बोलते हैं? ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस. ये आपको याद रखना. अब क्लाइमेट चेंज होता क्या है, किसकी वजह से होता है? आप बोलोगे फॉसिल फ्यूल्स को जलाने की वजह से. कोल हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया. व्हाट हैपेंस व्हेन फॉसिल फ्यूल्स बर्न? क्या होता है जब वो जलते हैं? वो ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करते हैं. कौन सी थी ग्रीन हाउस गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड थी, मीथेन थी, जो क्या करती है? एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से आज ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और अर्थ गर्म होती जा रही है. अब कार्बन का हम नेचुरल बैलेंस कैसे कर सकते हैं? नॉर्मली क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, ओशन प्लैंक्टन्स होते हैं, वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. लेकिन ह्यूमंस भी क्या कर रहे हैं? वो CO2 को बहुत ज्यादा तेजी से रिलीज कर रहे हैं. अब अर्थ एक साथ इतनी सारी चीजें एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो हीट क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है. और राइजिंग टेम्परेचर का आज हमारे जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमारी अर्थ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? इवन अ स्मॉल टेम्परेचर राइज कैन कॉज आइस कैप्स मेल्ट हो सकती हैं, सी लेवल्स राइज कर सकते हैं, कोस्टल सिटीज में बाढ़ आ रही है, एक्सट्रीम वेदर, स्टॉर्म्स, ड्रॉट्स, हीट वेव्स आ रही हैं, और स्पीशीज गायब होती जा रही हैं. क्लाइमेट चेंज का मतलब बस यही होता है, लॉन्ग टर्म चेंजेस जो टेम्परेचर में आ रहे हैं, जो रेनफॉल में आ रहे हैं, और जो साथ ही साथ वेदर पैटर्न्स में हमको दिखाई देते हैं. इतना आपको याद रखो, ठीक है. फिर आता है बायोडाइवर्सिटी लॉस. क्या मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी का?
वैरायटी ऑफ लाइफ, जितनी भी तरीके की लाइफ है उनकी वैरायटी, जिसमें प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इकोसिस्टम्स होते हैं। पर बायोडाइवर्सिटी जरूरी क्यों है? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का अपना नेचर होता है, हर ऑर्गेनिज्म का अपना रोल रहता है इस पूरी प्रकृति में। अगर एक भी डिसअपियर हो गया, चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी, धीरे 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 सब कुछ डिसअपियर होने लगेगा। इकोसिस्टम कोलैप्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर ग्रासेस डिसअपियर हो गई तो हर्बीवोरस जैसे कि डियर, ग्रास, जो ग्रास हॉपर्स हैं, उनको भूख लगेगी सबसे ज्यादा, वो भूखे मर जाएंगे। अब जो उनको शिकार करने वाले हैं टाइगर, फॉक्सेस, उनको खाना नहीं मिलेगा और इस तरीके से पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? कमजोर पड़ जाएगा। नेचर एक फूड वेब की तरह काम करता है, जो हमने कहां पढ़ा था? चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था। इस चीज को आप कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करें। अब जो पोल्यूशन होता है वो नेचर को और ह्यूमन हेल्थ को दोनों को ही बर्बाद कर रहा है। अगर मैं एयर पोल्यूशन की बात करूं, फैक्ट्रीज से धुआं, व्हीकल से धुआं और फ्यूल्स को जलाने से, अब इसका इफेक्ट क्या हो रहा है? ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, डैमेज टू क्रॉप्स, स्मोक का फॉर्मेशन हो रहा है और एसिड रेन हो रहा है, ये आपको याद रखना है। अब आता है वाटर पोल्यूशन। ये किसकी वजह से होता है? फैक्ट्री वेस्ट, प्लास्टिक, केमिकल रन ऑफ एंड फार्म फर्टिलाइजर्स की वजह से। और इसका इफेक्ट क्या होता है? ये एक्वेटिक लाइफ को मार देता है। इट मेक्स वाटर अनसेफ टू ड्रिंक एंड ये फूड चेन को डिसरप्ट कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है? एक्सेस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके, इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल का इस्तेमाल करके और केमिकल्स का इस्तेमाल करके। इसका इफेक्ट क्या होता है? ये क्रॉप की यील्डिंग को खराब कर देता है, रिड्यूस कर देता है और टॉक्सिक सब्सटेंसेस आपको फूड चेन में दिखाई देने लग जाते। हमारा पूरा अर्थ सिस्टम कनेक्टेड है। इसके 4 मेजर सिस्टम हैं। एटमॉस्फेयर में हवा, हाइड्रोस्फेयर में पानी, जियोस्फेयर में लैंड, सॉइल और रॉक्स और बायोस्फेयर में लिविंग बीइंग्स। आपने किसी एक को भी अफेक्ट किया, ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आपने पानी को पोल्यूट किया, वो एक्वेटिक लाइफ को बर्बाद करेगा, उससे फूड चेन अफेक्ट होगी, उसके बाद क्या होगा? ह्यूमंस अफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आपने इतनी सारी प्रॉब्लम्स बता दी, बट इन प्रॉब्लम्स का समाधान क्या है? सोल्यूशन क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करता है, ये रीन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना है हमको। देखो कैसे करना। एक समाधान सबसे पहला ये है कि हमको ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना है रीन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके। क्या क्या होती है ऐसी एनर्जी जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं हर दिन, जो हमको मिल सकती है? सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इससे एनर्जी की एफिशिएंसी बढ़ती है। दूसरा है बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है, फॉरेस्ट और हैबिटेट्स को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। डाइवर्स इकोसिस्टम्स आर स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्टेबल। तीसरा है लोकल कम्युनिटीज का क्या रोल रहता है? नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबली इस्तेमाल करना, अवॉइड करना ओवर यूज को और डिस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए अब देखो, एज एन इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं? आप और मैं क्या कर सकते हैं? हम बहुत छोटे छोटे एक्शंस ले सकते हैं। कचरा नहीं करेंगे, कचरा नहीं करेंगे, आइटम्स को रीयूज करेंगे। फेंकने से पहले कोशिश करेंगे कि भैया उसको हम रीयूज कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, मटेरियल को रिसाइकिल करने की कोशिश करेंगे। रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, बिजली को ऐसे ही वेस्ट नहीं करेंगे, पानी को ऐसे ही वेस्ट नहीं करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जितना हो सके इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और प्लास्टिक को अवॉइड करेंगे। अवेयरनेस जितनी हो सके हम फैलाएंगे। हमने ये चैप्टर पढ़ा है तो हमको पता है वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लर्निंग प्लस शेयरिंग आइडियाज हेल्प करता है अर्थ को बचाने में। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? अगर मैं नेशनल लेवल पे की जगह इंटरनेशनल लेवल की आपसे बात करूं तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज साथ में काम कर रही हैं अर्थ को बचाने के लिए, जिसमें खूब सारे प्रोटोकॉल्स हुए, खूब सारे एग्रीमेंट्स निकल कर आए। पहला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, जिसका टारगेट क्या था? ओजोन लेयर को बचाने का टारगेट था, हार्मफुल केमिकल्स को रिड्यूस करना, जिसको हम CFCs कहते हैं, जिसका रिजल्ट क्या निकल कर आया? ओजोन लेयर स्लोली रिकवरिंग। दूसरा है अर्थ समिट 1992 में हुआ था, इसने फोकस किया था क्लाइमेट चेंज पे और बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन में। के बाद आया क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में हुआ। कंट्रीज ने एग्री किया कि भैया वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को जितना हो सके कम करने की कोशिश करेंगी। एंड देन आया पेरिस एग्रीमेंट जो आया 2015 में, जिसका गोल क्या था? ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है, उससे नीचे लेकर आना है। लेकिन अगर बात करी जाए 2025 की या फिर मैं बात करूं 2026
तो वर्ल्ड आज भी ट्रैक पर नहीं है, अभी भी हमको बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है। वाटर और सॉइल पोल्यूशन की बात करी जाए, इंडस्ट्रियल वेस्ट प्लस प्लास्टिक एक्वेटिक लाइफ को भी परेशान कर रहा है। पल्यूटेड सॉइल से क्या होता है, जो क्रॉप की यील्डिंग है वो कम हो जाती है और इससे फूड चेन में बहुत सारा जहर जाता है। पर सोल्यूशन क्या निकल कर आया इसका, बेटर वेस्ट मैनेजमेंट करना है और सस्टेनेबल फार्मिंग करनी है। तो इस चैप्टर का आखिरी कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि अर्थ इज हैबिटेबल ओनली बिकॉज ऑफ बैलेंस। अगर लाइफ को सस्टेन करना है तो ह्यूमंस को रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना पड़ेगा। अर्थ को बचाना मतलब फ्यूचर जनरेशन को बचाना। तो हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से रिवाइज कर। Why Earth is unique? Only known planet with life, right distance from sun, liquid water present है। गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है, रीजन वेयर टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर लिक्विड वाटर। स्टेबल ऑर्बिट क्या होता है, नियरली सर्कुलर ऑर्बिट प्रिवेंट्स एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। इसके बाद राइट ग्रेविटी क्या होती है, एटमॉस्फेयर को होल्ड करना, नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू क्रश लाइफ। ओजोन लेयर क्या होती है, ब्लॉक करता है हार्मफुल यूवी रेज को। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम कॉस्मिक रेज एंड सोलर विंड। अर्थ सिस्टम्स वर्किंग टुगेदर, एटमॉस्फेयर में एयर, हाइड्रोस्फेयर में वाटर, जियोस्फेयर में लैंड एंड बायोस्फेयर में लाइफ निकल कर आती है। रिप्रोडक्शन क्या इंश्योर करता है कि भैया आगे भी जीवन चलता रहेगा, मेरे बच्चे आएंगे, मेरे बच्चों के बच्चे आएंगे, आपके बच्चे भी आएंगे। इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं, पहला होता है एसेक्सुअल, एक पेरेंट रहता है, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग रहता है। फिर आता है सेक्सुअल, जहां पर दो पेरेंट रहते हैं और ऑफस्प्रिंग में काफी ज्यादा वेरिएशन रहता है। अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, या अगर बॉडी के बाहर है मतलब अंडे हैं, बॉडी के अंदर यानी कि वो बच्चे को जन्म देगी, फीमेल जो क्या करेगी, बच्चे को जन्म देगी। लाइफ के लिए मेजर थ्रेट क्या निकल कर आते हैं, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पोल्यूशन, और साथ में इनको हम बोलते हैं ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस। ओके, तो आपको याद रखना है, अर्थ सपोर्ट लाइफ बिकॉज ऑफ राइट कंडीशंस, इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स, रिप्रोडक्शन, बैलेंस। लाइफ को कौन कौन थ्रेट कर रहा है, क्लाइमेट चेंज थ्रेट कर रहा है, पोल्यूशन थ्रेट कर रहा है और बायोडाइवर्सिटी लॉस थ्रेट कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ मिथ हैं और कुछ फैक्ट हैं जो मैं और टोटो हमेशा साथ में बताते हैं। क्या अर्थ सिर्फ अकेला प्लैनेट है, तो आप बोलोगे ओनली नोन लाइफ प्लैनेट है। सन अकेला अर्थ को वार्म करता है, तो आप बोलोगे एटमॉस्फेयर भी अर्थ को वार्म करता है। ह्यूमंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं नहीं नहीं, सारी स्पीशीज इंटरकनेक्टेड हैं, ये आपको याद रखना है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम मिस क्यूरियस एंड टोटो डोराज। आई नो ये चैप्टर बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था, बट बिलीव मी आप इसमें बेसिक चीज़ें सारी पढ़ लो। पहली बात तो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए कि वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। वो आपसे सवाल कर सकता है कि ऐसा क्यों होता है जो ह्यूमंस रहते हैं वो सेम अपने पेरेंट्स जैसे क्यों नहीं दिखते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है, क्यों नहीं दिखते हैं ये पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जितनी भी कॉन्सेप्चुअल चीजें यहाँ पर बनी थी कि भैया कौन सा प्रोटोकॉल कब हुआ था, कौन सा एग्रीमेंट कब हुआ था, ये वाली चीजें आपको सारी यहाँ पर पता होना चाहिए। प्लैनेट्स के आपको नाम बिल्कुल उनके डिस्टेंस के हिसाब से पता होना चाहिए कि पहले मर्क्यूरी आता है, पहले वीनस आया या फिर मार्स आया, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पूरे याद कर, कॉन्सेप्ट पूरे याद कर लोगे, ये चैप्टर आपको पूरे नंबर दिलाने। ओके, तो ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड था, एक हमारे अर्थ के बारे में था और एक था हमारा रिप्रोडक्शन के बारे में। अच्छे से पढ़ लेना, कौन सी चीज़ में क्या होता है अच्छे से पढ़ लेना, और अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना, मैं वहाँ पर ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अपना खूब सारा ध्यान रखना, प्लीज़ अच्छे नंबर लाना, और हम बहुत जल्दी मैराथन में भी मिलने वाले हैं, तो वहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को हम डिस्कस करेंगे। एंड अपना खूब सारा ध्यान रखना, and take care from Miss Curious and Toto, and we are gonna miss you, but एक लाइफ के बाद। Okay, so bye bye and take care.